व्हाट्सअप गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को CSS स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा, क्रिस्टल क्लियर और फास्ट। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये CSS एग्जैक्टली किस तरह काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको CSS ही नहीं लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को 5 से 10 गुना बढ़ा देगी। एक एक करके सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको वो लेटेस्ट और रिसेंट CSS टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से मैंने बहुत सारी एडोरेबल वेबसाइट्स बनाई है, फैंटास्टिक वेबसाइट्स बनाई और अपने क्लाइंट को एकदम खुश कर दिया। आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में वो 2-4 पुरानी CSS की प्रॉपर्टी को यूज करके एक रिस्पॉन्सिव और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। गुड न्यूज ये है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग। तो यार यहाँ पर मैं जल्दी से अपने ब्राउजर में आ जाऊंगा, टाइम ज्यादा वेस्ट करूंगा नहीं और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर VS कोड लिखूंगा। अब ये VS कोड क्या होता है, सिंपली आप लोग इसको डाउनलोड कर लो। ये एक IDE कम सोर्स कोड एडिटर है जो कि क्या करेगा, आपको सोर्स कोड को एडिट करने में मदद करेगा और आप लोगों की HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। तो यार आप में से कई लोग सोचोगे इस VS कोड ही क्यों, क्योंकि यार ये ओपन सोर्स है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और ये बहुत ही मक्खन की तरह चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये क्या क्या कमाल करता है। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पर इसका यूजर इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप लोग सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सब लोगों को आता है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, VS कोड लिखना है और विजुअल स्टूडियो कोड आपका खुल जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग एक बार खोलेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग सिंपली फाइल में क्लिक कीजिए, ओपन फोल्डर में क्लिक कीजिए और अपने कंप्यूटर में कहीं भी एक नया फोल्डर बना के और उसको सेलेक्ट फोल्डर में क्लिक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं करने के वाला हूँ, मैं यहाँ पर अपने ट्यूट्स नामक फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा। उसका नाम मैं रखूंगा लर्न CSS इन वन वीडियो। और ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा, ये फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा और ये फोल्डर खुल जाएगा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पर मैं कितनी भी फाइल्स बना सकता हूँ और मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में आप लोगों को मैं कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी फाइल बनानी है आप लोग को, तो यहाँ पर आप लोग प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर बनाना है तो यहाँ पर ये डार्कन जो हमारा है ये फाइल वाला वर्जन, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस आइकन पे, सेकंड वाले आइकन पे नया फोल्डर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा CSS के नाम से, एक नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा index.html। लेकिन ये नई फाइल बन रही है CSS फोल्डर के अंदर, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर, यानी कि लर्न CSS इन वन वीडियो वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं इस पर क्लिक करके फिर बनाऊंगा न्यू फाइल और लिखूंगा index.html। तो मैं अगर CSS पे क्लिक करके न्यू फाइल बनाऊंगा तो CSS फोल्डर के अंदर बनेगी, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करके बनाऊंगा तो यहाँ पर बाहर बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर index.html नाम की एक फाइल बना ली है। CSS क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स HTML के साथ मिलकर उसको खूबसूरत बनाती हैं। मैं एक बार विजुअल स्टूडियो कोड के डिस्कशन को खत्म करता हूं, फिर हम CSS का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज जानेंगे CSS के बारे में। तो एक बार आपने यहाँ पर अपनी एक index.html फाइल बना ली, यहाँ पर CSS फोल्डर बना लिया। इसके बाद मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा आप लोग आ जाए यहाँ पर एक्सटेंशन वाले कॉर्नर पे। यहाँ पर मैं आप लोगों से 1-2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाऊंगा। पहली एक्सटेंशन जो मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ उसका नाम है लाइव सर्वर और आप लोग ये लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें। ये हम लोग यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ काम करने के लिए। और एक बार आप लोगों ने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया तो आप लोग अपना जो ये VS कोड है उसको रीलोड कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे index.html वाले पेज में। विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं हमारे पास, कुछ यूजर स्निपेट्स आप लोग बना सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, सेटिंग्स होती हैं। मैं ज़्यादा कवर नहीं करूंगा लेकिन सिंपली आपको बताऊंगा कि सेटिंग्स में आके आप लोग अगर यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा और आप लोग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यूजर सेटिंग्स होती हैं और वर्कस्पेस सेटिंग्स होती हैं। यूजर सेटिंग में क्या होता है कि आपके जो ये विजुअल स्टूडियो कोड आपका इंस्टॉल है उसके लिए चेंज होगी सेटिंग्स। वर्कस्पेस सेटिंग क्या करती है, आपके सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए चेंज करती है सेटिंग को। जैसे मान लो मैं यहाँ पर माउस व्हील लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर माउस व्हील लिखा तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है एडिटर माउस व्हील जूम। तो मैं इस पर चेक करूंगा, अगर मैंने इसमें चेक किया हुआ है तो मैं कंट्रोल दबा के इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ भी लिखूँ तो मैं उसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ कंट्रोल दबा के और अपने माउस का स्क्रॉल व्हील घुमा के। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोग को यहाँ पर नहीं बताऊंगा। विजुअल स्टूडियो कोड का एक और जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, उसका आप लोग देख लेना। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एमेट के बारे में बताना चाहता हूँ। एमेट एक एसेंशियल टूल किट होती है वेब डेवलपर्स के लिए, जो कि आप लोग के लिए आसान बना देता है HTML और CSS की कोडिंग। ये आपके HTML और CSS वर्कफ्लो को इतना स्मूदन
कर देता है कि आपको मजा आ जाएगा देखकर। VS कोड में एमएट का सपोर्ट बिल्ड इन है। अब आप लोग ये मत सोचो कि ये एमएट है क्या, मैं आप लोग को सिंपली ये बताता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखोगे, देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है एमएट एब्रीविएशन, सिंपली आप एंटर मारोगे तो देखो आपका एक जो बेसिक हमारी HTML की बॉयलर प्लेट है वो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर अगर विड्थ इज इक्वल टू चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज कर सकता हूँ। मैं जैसे ही अगला टैब दबाऊंगा ये यहाँ पर आ गया, देखो फिर से मैं टैब दबाऊंगा ये यहाँ पर आ गया। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ। टैब दबाऊंगा तो ये टाइटल पे आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल ऑफ माई पेज। मैंने अपना HTML इन 1 वीडियो बनाया हुआ है और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से पहले आप लोग HTML इन 1 वीडियो देख लें अगर आप लोग को HTML का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को HTML का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो कंटिन्यू करिए इस वीडियो को। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताता रहूंगा जो जो टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ। HTML कोई भी एक बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली HTML आपके पेज को डिस्क्राइब करने का तरीका है। जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा टाइटल आ जाए तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, बॉडी के अंदर मेरे पेज का कंटेंट आएगा। अब लाइव सर्वर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये लाइव सर्वर क्या है, तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, सिंपली मेरे ब्राउजर में मुझे ये चीज़ खोल के दे देगा। तो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैरी इज़ अ गुड बॉय, हैरी इज़ अ गुड बॉय, और मैं इसको जैसे सेव करूँगा यहाँ पर देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको अपनी जो स्क्रीन है उसको डिवाइड कर सकता हूँ 2 पार्ट्स में, और अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लो मैंने बॉय 2 लिखा, Ctrl+S किया तो ये देखो यहाँ पर ये अपडेट होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर फाइल में जाकर ऑटो सेव को ऑन कर दूँ तो मैं जैसे जैसे यहाँ पर लिखता जाऊँगा, आप लोग देखना ये जैसे ऑटो सेव होगा ये देखो यहाँ पर आ गया, रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं चेंजेस विद इन नो टाइम। लेकिन मैं यहाँ पर अपना ऑटो सेव ऑन नहीं करूँगा क्योंकि मैं मैनुअली सेव करना चाहूँगा। ऑटो सेव को मैं ऑन करना पसंद नहीं करता हूँ, आप लोग कर भी सकते हैं, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर इसको वापस से बड़ा करूँगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड को, और आप लोगों को बताऊँगा एमएट के बारे में थोड़ा बहुत। और जैसे मान लीजिए आप लोग चाहते हैं एक डिव बनाना और उसकी क्लास आप चाहते हैं हैरी, तो आप लिखे यहाँ पर div.हैरी और आप एंटर मारेंगे, देखो div क्लास इज इक्वल टू हैरी आ गया, और इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज माई हैरी डिव, और उसी के साथ साथ मान लीजिए आप लोग इस तरह के 5 डिव चाहते हैं तो आप लिखें div.हैरी और *5 लिख दें, और ये देखिए आपको इस तरह के 5 डिव मिल जाएंगे। लेकिन मान लो मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक UL टैग भी हो, तो मैं यहाँ पर UL दबा के एंटर कर दूंगा और 5 डिव के अंदर मेरे UL भी होंगे। अब ये सारी की सारी पावर जो है ये एमएट की है, और एमएट का ये ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को सही जगह रीडायरेक्ट कर दूंगा। मैं आप लोग को बताता हूँ एमएट के बारे में आप लोग कहाँ और पढ़ सकते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर लिखें एमएट फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप लोग यहाँ पर देखिए एमएट इन विजुअल स्टूडियो कोड, ये पेज खुल गया। आप इस पेज को पढ़ लीजिए, वहाँ पर आप लोग को सारा का सारा मिल जाएगा कि एमएट किस तरह यूज़ करते हैं और एमएट की कौन कौन सी सेटिंग्स है जो कि आप विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहूँगा, मैं आप लोग को CSS पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोग को CSS ही पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ लिंक, मान लो मैंने यहाँ पर लिंक लिख के एंटर किया, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू, ये मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑटोमेटिकली करके दे दिया। तो मैं यहाँ पर अपने CSS के अंदर एक style.css लिखूंगा। अब आप लोग कहोगे ये मैंने क्या किया, मैं आप लोग को समझाता हूँ कि मैंने क्या कर दिया। हमारे HTML पेज में हम लोग CSS को कई तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि हम एक स्टाइल शीट बना लें, और एक तरीका ये है कि हम लोग इसमें यहाँ पर स्टाइल दबाकर यहीं पर लिखना चालू कर दें अपनी CSS, और यहाँ पर अपनी CSS चालू करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये सारे के सारे HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उनके जो स्टाइल है उसको चेंज करना स्टार्ट कर देगा। एक और तरीका होता है जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, और वो होता है इनलाइन CSS, यानी कि आप लोग किसी भी एलिमेंट में डाल सकते हैं CSS, और वो रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि CSS बनाई क्यों गई, और यार ये CSS है क्या चीज़। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ CSS क्यों बनाई गई और क्या चीज़ है। CSS एक लैंग्वेज है जो कि HTML डॉक्यूमेंट के स्टाइल को मैनेज करती है। आपको अगर अपने किसी भी एलिमेंट को HTML की स्टाइलिंग देनी है तो आप CSS की मदद से दे सकते हैं। जब HTML बनाई गई थी तो HTML कभी भी एक डिज़ाइन, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने की लैंग्वेज नहीं थी, वो सिर्फ टैग्स के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे वेब डेवलपमेंट जो है बढ़ता गया आगे, जैसे जैसे हम लोग 1990 से यहाँ पर 2019-20 में आने लग गए, यहाँ पर हुआ क्या कि वेब डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों को डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, लोगों को स्टाइलिंग में इंटरेस्ट आने लगा। इसीलिए लोगों ने कहा कि यार चलो ठीक है, HTML को चेंज करने से अच्छा एक नई चीज़ बनाते हैं CSS, और CSS क्या करेगी, स्टाइलिंग करेगी स्टाइल शीट्स की मदद से। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे CSS को यूज़ किस तरह करते हैं। तो CSS यहाँ पर कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, मैं एक कोई आप लोग को एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ .हैरी, यानी कि जिसकी क्लास हैरी है, या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ बॉडी, यानी कि बॉडी टैग जो है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो
रेड, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पर देखो ये इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। लेकिन ये बहुत हॉरिबल पेज है, मैं इस तरह के पेज नहीं बनाऊंगा, मैं आप लोगों को इससे अच्छा पेज बना के दिखाऊंगा। ये सिर्फ एक मैंने एग्जांपल दिया कि एक टैग का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप लोग उसका जो है फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं अभी इसको मिटा दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हॉरिबल काम नहीं करना चाहता। मैंने कंट्रोल/ दबाया इसको कमेंट करने के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि किस तरह मैंने ये किया, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ मैंने किस तरह किया। तो CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और ये यूज़ होती है हमारी HTML एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए। हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स बनाते हैं ताकि हमारे सारे के सारे स्टाइल्स एक शीट में आ जाएं, एक फाइल में आ जाएं, और हम लोग जो है अपने HTML डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कचड़ पचड़ नहीं मचाना चाहते, इसलिए हम लोग ये स्टाइल यूज़ करके अपनी स्टाइल शीट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल CSS शीट है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ही चतुराई के साथ CSS का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है। इसका रीज़न ये है कि जो CSS है वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप लोगों ने क्लासेस और IDs को सही से सेट किया हुआ है और टारगेट किया हुआ है तो आपकी वेबसाइट का अच्छा बनना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। और CSS ने एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ऐसा करके, क्योंकि जो HTML थी वो कभी भी एक एलिमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए नहीं बनी थी कि कौन सा एलिमेंट कब आना चाहिए, कितनी दूरी पर आना चाहिए, सारी चीज़ें कभी HTML ने सोची ही नहीं थी कि यार HTML में भी हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने CSS बनाई इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा काम इससे जो है हमारा बचा दिया। एक बहुत बड़ी चीज़ है CSS। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि CSS का सिंटेक्स क्या है, एक बेसिक सिंटेक्स CSS का किस तरह स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया था अपना ये बॉडी वाला एग्जाम्पल, मैं वापस इसमें आ जाता हूँ, थोड़ा जूम इन करता हूँ आप लोग के देखने के लिए। मैंने यहाँ पर बोला बॉडी, ये मेरा क्या था, ये मेरा था सेलेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्टर। मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंटेक्स नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये काम नहीं करेगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। सेलेक्टर हमारे यहाँ पर क्या है, बॉडी। उसके बाद आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को लिखना है प्रॉपर्टी, और उसके बाद लिखना है वैल्यू। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, सेलेक्टर लिखना है, मैंने यहाँ पर जो है कुछ दबा दिया गलत सलत, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू क्या है, फिर एक सेमीकोलन लगता है, और उसके बाद आप लोग कोई दूसरी प्रॉपर्टी 2, और उसके बाद वैल्यू 2 सेमीकोलन। तो प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1 सेमीकोलन, प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2 सेमीकोलन। तो इस तरह जो है आप लोग अपने सेलेक्टर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है ये किस में आएगी, सेलेक्टर में आ जाएगी। इस केस में हमने बैकग्राउंड बोला कि रेड कर दो, किसका, बॉडी का, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो बॉडी में आ जाएगी। इस तरह हम लोग कई काम करेंगे, कई तरह की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, कई तरह की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, और अलग अलग तरह के सेलेक्टर्स यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोग को अब यहाँ पर बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में बता दूँ कि ये मैंने जो सेलेक्टर बोला ये किस किस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर की। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है, तो ये एलिमेंट सेलेक्टर का एक अच्छा एग्जांपल है। जो कोड रन नहीं करेगा मैंने यहाँ पर उसको कमेंट आउट कर दिया है। तो ये था हमारा CSS का सिंटेक्स। तो मैं आप लोग के लिए ऐसा बना देता हूँ कि आप लोग के लिए बाद में कोड भी लेना आसान बढ़ जाए और आप लोग जो है आराम से यहाँ पर काम कर सकें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये क्या है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, सेलेक्टर लिखा, प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, सेलेक्टर प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2। ये था हमारा CSS का बेसिक सिंटेक्स, यानी कि CSS का सिंटेक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CSS के सिंटेक्स के बाद मैंने आप लोग को बताया टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स, यानी कि सेलेक्टर किस तरह के हो सकते हैं, कितनी तरह से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, किसी भी एक एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। वो बॉडी हो सकती है, पैराग्राफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं P भी लिख सकता था, अगर मैं यहाँ पर P लिख दूँ और लिख दूं बैकग्राउंड कलर रेड, तो बॉडी का रेड, जो रेड बैकग्राउंड कलर था वो देखो छूट चुका है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ बनाता हूँ तब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। जैसे ही मैं सेव करूंगा इसको, यहाँ पर देखो इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड रेड हो गया, क्योंकि सेलेक्टर इस बार पैराग्राफ था। लेकिन अब मैं जितने भी पैराग्राफ्स बनाऊंगा सबका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे पैराग्राफ्स को सेलेक्ट किया हुआ है। इसीलिए हमको एक ऐसा सेलेक्टर चाहिए होता है जो कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सके, सिर्फ उसी एलिमेंट को टारगेट कर सके, और उसको हम बोलते हैं ID सेलेक्टर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ID सेलेक्टर। और ID सेलेक्टर की जो रूल होता है हमारा वो ये होता है कि ID होती है हमेशा हैश से स्टार्ट। अगर आप लोग को ID और क्लास नहीं पता क्या होता है तो बहुत जल्दी बताऊंगा। ID क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट को टारगेट करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ ID इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया माई पैरा। तो ये जो ID है ये सिर्फ इस एलिमेंट की माई पैरा है, सिर्फ इस एलिमेंट की ID माई पैरा है। तो हम लोग यहाँ पर कर क्या सकते हैं, यहाँ पर हम लोग आराम से ID इज इक्वल टू माई पैरा करके इस स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं इसकी ID की मदद से। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ हैश माई पैरा, और इसके बाद इसके अंदर मैं जो भी CSS डालूंगा वो क्या होगी, वो इस माई पैरा वाले एलिमेंट में आ जाएगी। जैसे कि मान लो मैं इसमें डाल देता हूँ बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डालूंगा,
और मैं यहाँ पर कलर डालूंगा। मैं काम करते हैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ पैराग्राफ, इसकी आईडी हटा देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर मान लो यहाँ पर दे देता हूँ येलो, ठीक है, येलो। और मैंने जैसे बैकग्राउंड कलर्स का येलो दिया तो आप लोग देखो यहाँ पर दूसरे वाले पैराग्राफ का येलो आ गया बैकग्राउंड। लेकिन अगर मैं ये माई पैरा हटा देता हूँ तो जो मैंने पहले CSS लिखी थी वो यहाँ पर इस पर अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा एक और सेलेक्टर के बारे में, और उसका नाम है क्लास सेलेक्टर। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास सेलेक्टर, और यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ क्लास सेलेक्टर। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि आप लोग सोचोगे कि यार मैंने यहाँ पर तो इसका बैकग्राउंड दिया येलो और यहाँ पर इसका मैंने बैकग्राउंड दे दिया रेड, तो यार ये क्या है, मतलब मैंने किया क्या। तो मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी CSS बाद में दी जाती है वो लागू होती है एलिमेंट पे। कोई भी आपने बाद में CSS दिए, जो भी आपने सबसे एंड में दिए CSS वो लागू होती है। तो इस केस में ये वाली CSS लागू होगी किसी भी एलिमेंट में। अगर आपने वापस से इसकी CSS कुछ और डिफाइन कर दी तो वो वाली लागू होगी। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, आप लोग बने रहो अभी मेरे साथ, देखते रहो, धीरे धीरे नॉलेज को एब्जॉर्ब करते रहो, ठीक है। क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है क्लास। क्लास का मतलब क्या है, कक्षा। क्लास का मतलब क्या है, वो एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास उसी को तो कहते हैं। और क्लास का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसा ग्रुप जो कि मैं कहीं भी लगा सकूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P क्लास इज इक्वल टू रेड, मान लो मैंने रेड कलर की क्लास बना दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बना दूंगा div क्लास इज इक्वल टू रेड। तो मैं div क्लास इज इक्वल टू रेड नहीं लिखूंगा, मैं एमेट का इस्तेमाल करूंगा, div डॉट रेड लिख के एंटर मार दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा दिस इज माई रेड div। तो आप लोग एमेट का इस्तेमाल करें और मैं लिखता हूँ दिस इज माई रेड पैरा। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ अपने क्लास सेलेक्टर के अंदर, क्लास को हम लोग करते हैं डॉट से सेलेक्ट। अब हैश होता है आईडी और डॉट होता है हमारा क्या, क्लास। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डॉट रेड का जो कलर है उसको क्या कर दो, रेड कर दो, तो आप लोग यहाँ पर देखो क्या होगा। तो ये जो था इसका कलर रेड हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि पैराग्राफ का भी मैंने कलर रेड किया है, इसका भी कलर रेड कर दिया, तो ये छुप गया है। लेकिन आप लोग यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ पर इसका कलर जो है रेड कर दिया है। तो अगर मैं येलो कर दूँ इसका कलर तो आप लोग देखोगे कि येलो हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ मैं ये क्लास दूंगा वहाँ वहाँ क्या होगा, ये वैल्यू जो है जो भी मैंने इस क्लास के लिए डिफाइन की है वो आ जाएगी। तो एलिमेंट्स को हम लोग टारगेट करेंगे आईडी की मदद से और क्लास की मदद से। आप लोग, मैं कहूँगा अगर समझ में नहीं आया ये चीज़ और आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं तो थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लो इस वीडियो को, क्योंकि क्या होगा ना उससे आप लोग को आईडी और क्लास पता चल जाएगा। आईडी क्लास हम इतना यूज़ करेंगे कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अगर नहीं आया समझ में तो आप फिर से देख लो, एक और रिवीजन करवा देता हूँ आपका। जो आईडी होती है वो एक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए होती है, क्लास होती है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए होती है। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया क्या, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ में भी एक रेड नाम का क्लास इस्तेमाल किया, डिव में भी एक रेड नाम का क्लास इस्तेमाल कर दिया, दो जगह मैंने रेड नाम का क्लास इस्तेमाल कर दिया। तो आप लोग जो है इस तरह से क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं जब जगह जगह आप लोग को लगानी हो सारी प्रॉपर्टीज़। तो जो भी मैंने ये प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी, यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैं लिख सकता था और मैं लिखूंगा ये भी आने वाले वीडियोज़ में। तो आप लोग जो है यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो क्लास होती है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए और जो आईडी होती है वो सिर्फ एक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। और जो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर होता है वो तो होता ही यार एक चीज़ को टारगेट करने के लिए, यानी कि जितने पैराग्राफ्स होंगे सबका कलर हो जाएगा बैकग्राउंड का रेड। लेकिन यहाँ पर आईडी में जिसमें आपने आईडी इज इक्वल टू माई पैरा लिखा है उसी का जो बैकग्राउंड कलर है येलो होगा। और यहाँ पर जहाँ जहाँ क्लास रेड है वहाँ वहाँ कलर रेड हो जाएगा, यानी कि फॉन्ट का कलर रेड हो जाएगा। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊँगा आप लोग को। CSS सिंपली प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ का खेल है। तो अब जो बाकी का हमारा वीडियो है आगे आ रहा है उसमें मोस्टली मैं आप लोग को प्रॉपर्टी बताऊंगा और वैल्यू बताऊंगा और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि यार कहाँ कहाँ हम लोग उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कमेंट्स के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग को बता ही दिया। CSS में आप लोग इस तरह से कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट क्या होता है, आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं ताकि आप लोग जो है नोट्स ले सकें। और वो कमेंट को हमारी CSS से कोई मतलब ही नहीं होता है, CSS को हमारे कमेंट से एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं होता है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करती है कमेंट हमारा। तो मैंने सिंपली सोचा आप लोग को बता देता हूँ कमेंट भी। कमेंट आप विजुअल स्टूडियो कोड में Ctrl/ दबा के कर सकते हो और Ctrl/ दबा के आप लोग करोगे तो सिंपली आप लोग के लिए लाइफ आसान बन जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत जल्दी, दिमाग में आई है तो बता ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो है, मैं जैसे ही इस पर होवर करूँगा यानी कि अपना माउस रख दूंगा यहाँ पर, देखो इसने हमें इतना ब्यूटीफुल ये दे दिया। अब मैं कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो मैं इसको Ctrl से सेव करूँगा तो ये जो कलर मैंने सेलेक्ट किया देखो ये आ गया कलर। तो कोई भी कलर आप लोग ले सकते हैं जो अच्छा लगे, बस अपने माउस को आपको ले जाना है वहाँ कलर के वैल्यू के पास
और जैसे आप लेके जाओगे कलर की वैल्यू के पास, आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो कलर को। तो ये जो है कलर पिकर मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये विजुअल स्टूडियो कोड का। और यार मैं अपनी HTML प्रोग्रामिंग अब तो इसी में करता हूँ, पहले मैं और चीज़ें यूज़ किया करता था, लेकिन अभी मुझे विजुअल स्टूडियो कोड से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। कब तक प्यार बना रहे देखते हैं, लेकिन अभी के लिए तो विजुअल स्टूडियो कोड बहुत बढ़िया आईडी है। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेलेक्टर्स को ग्रुप किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन थी, एक बार आप विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को गो लाइव नामक एक बटन दिखाई देगा। ये जो गो लाइव वाला बटन होता है, ये सिंपली क्या करता है, आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये index.html का लाइव व्यू आप लोग को दिखाएगा। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, आप लोग देखो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने लाइव सर्वर पे, और यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट कर देगा मेरे ब्राउज़र के अंदर। तो ये है मेरा ब्राउज़र और यहाँ पर देखो ये लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ तो साइड बाय साइड रख सकता हूँ अपने दोनों के दोनों, ये जो मेरे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड विंडोज़ हैं और ये मेरी ये वाली विंडो है क्रोम की, इन दोनों को मैं साइड बाय साइड रख के काम कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं आप लोग को दिखाऊँ, दिस इज़ अ हैरी डिव, और इसके बाद मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोड विद हैरी, और यहाँ पर मैंने कोड विद हैरी लिख दिया। कंट्रोल S से मैं सेव करूँ इसको जैसे ही, तो आप लोग देखो यहाँ पर कोड विद हैरी आ गया। तो ये लाइव चलता है एक साथ। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेलेक्टर्स को ग्रुप किस तरह किया जाता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं अभी यहाँ पर आप लोग को, इसको मैं कमेंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूंगा, और जितनी भी मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं किस तरह से कमेंट करूँ मैं ये सोच रहा हूँ। यहाँ पर कभी कभी मैं इसको मल्टीपल कमेंट लगाता हूँ तो ये कंफ्यूज हो जाता है, तो एक काम करता हूँ, इसको इस तरह सेलेक्ट करके सबको कमेंट कर देता हूँ। और आप लोग जो है अपने हिसाब से कमेंट को हटा लेना और लगा लेना, जो भी आपको करना है वो आप कर लेना। मैं आप लोग को इस सारा का सारा कोड codewithharry.com पे दे दूंगा और आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारा कोड। तो लिंक पे क्लिक करके आप लोग चले जाना और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ये सब मिल जाएगा। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मैंने HTML लिखी है इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा। मैं यहाँ पर करने के जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली एक style.css नामक शीट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पर दिया था लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू css/style.css। मैंने कहा कि मैं अपनी सारी CSS को style.css पर डालूंगा। तो मैं अपने CSS पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक नई फाइल बना लूंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा style.css। अब इस style.css में मैं जो जो लिखूंगा वो प्रॉपर्टीज़ मेरी आ जाएंगी। अब मैं अगर आप लोग को अपना वेब पेज खोल के दिखाऊं बाय द वे, तो ये देखो ये खाली है एकदम। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ अपने वेब पेज के अंदर। एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों की, आप HTML एलिमेंट को कोलैप्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको माइनस पे क्लिक किया तो कोलैप्स हो गया। तो स्टाइल के अंदर जो कुछ भी है वो मुझे अभी दिखाई नहीं देगा। फिर मैं प्लस करूँगा तो ये देखो खुल गया, मैंने माइनस किया कोलैप्स हो गया। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरी style.css है इसमें सारी CSS लिखूँगा और यहाँ पर अपने HTML एलिमेंट्स को मैं मैनिपुलेट करूँगा, जो भी मुझे करना होगा यहाँ पर करूँगा। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक पैराग्राफ टैग, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ p. और उसका नाम मैं रख देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ div.nav। तो ये div क्लास इज इक्वल टू nav लिख देगा। और इस div के अंदर मान लो मैं लिखता हूँ कि एक UL बनाता हूँ। मान लो मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी यहाँ पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में बनाता हूँ क्लास में उसकी रखूँगा, मान लो मैं उसकी क्लास रखता हूँ आइटम्स। तो मैंने ul.items लिखा, और यहाँ पर मैं एक और बनाऊँगा li, और उसकी मैं क्लास रखूँगा आइटम, और इस तरह की मैं 5 li बना लूँगा। और मैं ऐसे लिख कर यहाँ पर लिख दूँगा आइटम 1। एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को मैं यहाँ पर, अगर मान लो मैं ऑल्ट दबा के यहाँ पर कर्सर को नीचे लेकर आऊँ इस तरह, तो आप देखो मल्टीपल कर्सर्स आ गए। ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे, जहाँ जहाँ वहाँ कर्सर आते जाएंगे। ये विजुअल स्टूडियो कोड की फंक्शनैलिटी है। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ आइटम और यहाँ पर लिख दूँ चाइल्ड, कुछ इस तरह लिख दूँ, कंट्रोल से सेव करूँगा, और देखो यहाँ पर ये सिंपली जैसे आता था वैसे आ रहा है। और मैंने कुछ एलिमेंट्स सिंपली लिए हैं और यहाँ पर इन एलिमेंट्स को लेके मैंने अपना काम किया है। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है अभी। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका देखो बिल्कुल अच्छी तरह इंडेंटेशन वगैरह ठीक हो जाएंगे इसके। अब मैं क्या करूँगा, .nav पे आऊँगा। मैं कहूँगा कि यार जो .nav है मेरा, यानी कि जो मेरा nav क्लास है उसमें मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उसमें कुछ मैं चीज़ें, उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ देना चाहता हूँ। तो मैं ये इस तरह कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ कि भाई सारे के सारे li, सारे के सारे ul और सारे के सारे div में ये काम कर दो। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ li और div, इनमें क्या करो, जो कलर है उसको येलो कर दो। यहाँ कलर को मैं कर दूँगा, या फिर आप येलो कर दें, या फिर आप येलो लिखने के बाद होवर करें इस पर, और यहाँ पर जो मन चाहे कलर आप लोग चूज़ कर लें। और कंट्रोल एस से जैसे ही आप सेव करोगे, यहाँ पर देखो ये कलर वही वाला आ गया इसके अंदर, सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर। तो अगर मान लो मैं li यहाँ पर कहीं और भी लिख देता हूँ, div के बाहर भी अगर मैं लिख देता हूँ मान लो li, खैर अभी मैंने यहाँ पर ul या कुछ ऐसा टैग नहीं लगाया li वाला, तो मान लो div लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं दिस इज़ अ
डिव, कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा तो देखो दिस इज अ डिव का भी कलर ये आ गया। तो मैंने सेलेक्टर्स को ग्रुप कर दिया, मैंने कहा एल के लिए भी ऐसा कर दो, डिव के लिए भी ऐसा कर दो। तो ये चीज़ अभी मैं रखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंपली इसको कमेंट आउट कर दूंगा, इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ये सिर्फ आप लोगों के सीखने के लिए था। कंट्रोल स्लैश दबाया मैंने, स्लैश होता है शिफ्ट के लेफ्ट में, तो आप लोग कंट्रोल स्लैश दबा के इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को सेलेक्टर्स की ग्रुपिंग बताई, मैंने आप लोगों को सब कुछ एक साथ बता दिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 तरीके बताता हूँ CSS को इंसर्ट करने के। पहला तरीका हम लोगों ने देखा था, जो मैंने स्टाइल लिख के यहाँ पर आप लोगों को CSS डाल के दिखाई थी, स्टाइल टैग लगाओ CSS डालो। दूसरा तरीका यहाँ पर आप ये एक स्टाइल शीट में लिखो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं अभी, और यहाँ पर आप CSS जोड़ दो। तीसरा तरीका मैंने आप लोग को नहीं बताया। तीसरा तरीका आप कुछ इस तरह कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर लिखा डिव, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव डॉट क्लास, और क्लास इज इक्वल टू क्लास हो गई उसकी। अब मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, और मान लो मैं लिखता हूँ कलर, और लिख देता हूँ यहाँ पर कलर, देखो मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है, मान लो ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है, कलर ब्राउन कर दिया मैंने, और इसको मैं मान लो बंद कर देता हूँ कुछ इस तरह, और मैं कलर इज इक्वल टू ब्राउन करना होगा मुझे, सॉरी कलर कोलन ब्राउन करना होगा, आई एम सॉरी। तो स्टाइल इज इक्वल टू इसमें CSS आएगी सिंपल, और मैं इसको यहाँ पर ऐसे करूँगा, और यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू क्लास आएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा मैसअप कर दिया था इसके साथ, अभी सब कुछ ठीक है। डिव स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्राउन, और ये अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है इस डिव के अंदर, यहाँ लिख दूंगा आई एम अ ब्राउन डिव, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देखो यहाँ पर आई एम अ ब्राउन डिव आ गया लिखकर। तो इस तरह हम लोग जो है CSS 3 तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं अपने HTML के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि यार कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए। तो यार अगर आप लोग कोई बड़ी वेबसाइट की कोडिंग कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो CSS है उसकी स्टाइल शीट्स बना लो। एक स्टाइल शीट बना लो, दूसरी स्टाइल शीट बना लो, तीसरी स्टाइल शीट बना लो, उसमें अलग अलग तरह की स्टाइलिंग लिख लो। अब क्या होता है कि आप एक ही वेबसाइट को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हो सिंपली स्टाइल शीट को चेंज करके। तो आप स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3 करके 3 CSS लगा सकते हो, और कोई भी आप लोग जो है अपनी टॉगल कर सकते हो। मान लो स्टाइल 1 पसंद आ रहा है किसी क्लाइंट को, तो उसको आपने पकड़ा दिया स्टाइल 1, किसी क्लाइंट को स्टाइल 2 अच्छा लग रहा है, आपने कहा लो भाई स्टाइल 2 ये देखो कैसा लग रहा है, और वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही दिखेगी, बस स्टाइलिंग जो है सेम वेबसाइट रहेगी, सेम एलिमेंट्स रहेंगे, CSS चेंज हो जाएगी, यानी कि जो डिज़ाइन है आपकी वेबसाइट का वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। एकदम मैं आप लोग को जल्दी से एक ऑर्डर बता देता हूँ कि किस ऑर्डर में जो आपकी CSS है वो इंपॉर्टेंस लेती है। तो सबसे पहले तो जो इनलाइन CSS यानी कि ये वाली जो CSS होती है, ये जो लिखी है हमने, ये इसका जो प्रायोरिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ जो आपने लिख दिया वो तो मतलब पत्थर की लकीर है, वो तो होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर अगर आपने सेम एलिमेंट का लिखा है स्टाइल में यहाँ पर, तो यहाँ देखेगा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टाइल शीट। ये जो स्टाइल शीट्स है, अब इसमें क्या है, जो चीज़ बाद में आएगी, यानी कि ये हमारा बाद में आ रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक स्टाइल शीट लगा दी इसके बाद, और उसमें मैंने डाल दिया कुछ इसी एलिमेंट के लिए, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो चीज़ बाद में होती है वो जो है वो इंपॉर्टेंस लेती है। तो एक तरह से आप लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो जैसे ही आप ओवरराइड कर देते हैं वेरिएबल को, तो जो सबसे आखिरी वैल्यू होती है वेरिएबल की वो मानी जाती है। तो इसी तरह ये CSS में भी ऐसा ही होता है कि जो सबसे आखिरी वैल्यू होती है, जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है, वो मानी जाती है। तो यहाँ पर ये सबसे लास्ट वैल्यू है, सबसे नीचे है क्योंकि ये इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर ये है। तो जो चीज़ सबसे पहले होगी, जो प्रॉपर्टी आपने सबसे पहले दी है उसमें, वो जो है नहीं मानी जाएगी, और जो सबसे बाद में दी है वो उसकी लेटेस्ट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सिंपल कैस्केडिंग ऑर्डर। और अब हम लोग बात करेंगे कलर्स की। जो कलर्स होते हैं गाइज, वो हमारे जैसे कि आप लोगों ने देखा HTML में बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप लोग CSS में भी इन कलर्स को नाम से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो डिव बनाया क्लास इज इक्वल टू क्लास का, अगर मान लो मैं यहाँ पर ये स्टाइल इनलाइन CSS की हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली कहूँगा कि भाई जो मेरी जो क्लास इज इक्वल टू क्लास वाला डिव है, उसमें क्या कर दो, उसका जो कलर है, मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोरल, ठीक है, कलर मैंने कोरल कर दिया। तो कलर कोरल किया तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कोरल कलर में आ गया। अगर मैं इसी को कलर ग्रीन कर दूंगा तो क्या होगा, ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो देखो कुछ हमारे CSS के इनबिल्ट कलर होते हैं। HTML CSS के जो कलर होते हैं वो बेसिकली कलर्स जो होते हैं वो HTML में होते हैं, और जो HTML होता है वो 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स के साथ आता है। तो ये जो कलर है, आप लोग बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर और ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब कलर भी हमारे बहुत तरह के होते हैं। कलर होते हैं हमारे, एक तो आप नाम लिख के कलर को स्पेसिफाई कर सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो RGB वैल्यू के हिसाब से कर सकते हो। RGB होता है रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पर आप लोग जो है वैल्यू दे सकते हो। RGB की वैल्यू 0 से 255 तक होती है। मान लो मैं एक कलर बनाने की कोशिश करूँ 23 और 56, और मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 244, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, देखो ये कलर बन गया। तो यहाँ पर मैं इसी RGB वैल्यू पे अगर होवर करूँगा इस वैल्यू पे,
कलर की, तो क्या होगा यहाँ पर मेरा ये खुल के आ जाएगा और मैं सिंपली यहाँ से कलर को चेंज कर सकता हूँ और कोई भी RGB वैल्यू ले सकता हूँ। तो आप लोग इस तरह से कोई भी RGB वैल्यू लेके कलर को चूज़ कर सकते हैं। कलर चूज़र है आपके पास। इसके बाद शेड को आप हल्का, ओपेसिटी वगैरह भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर RGB के साथ यहाँ पर ये एक और पैरामीटर है अल्फ़ा, जो कि क्या होता है, ओपेसिटी होती है कि कितना डार्क है कलर हमारा। तो इसी के साथ साथ हमारे पास एक हेक्स कलर होता है। हेक्स कलर हेक्साडेसिमल में कलर होता है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर वापस से कलर लिखूँ तो हमारा ये होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पर अगर मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू में लिखूँ, मान लो मैंने लिख दिया FF तो क्या होगा, हेक्स वैल्यू में RRGGBB होता है। तो मैं अगर FF लिख दूँ तो मेरा R जो है F है और मेरा FF है और मेरा ग्रीन जो है वो FF है और मेरा जो ब्लू है वो FF है। तो अगर मैं यहाँ पर FF0000 लिखूँ, मान लो 00 और 00 और इसको कंट्रोल से सेव कर दूं और मुझे हैश से एक्चुअली यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए कलर नहीं आ रहा है। तो अगर मैं FF0000 लिखूँ तो ये आ रहा है। FF लिखूँ अगर तो ये देखो वाइट कलर आ गया। तो आप जो है यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो और इसके बारे में और पढ़ सकते हो। RGB के बारे में भी आप और पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ, कभी भी कोई वेबसाइट बना रहे हो और कलर की ज़रूरत पड़ गई तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर इस तरह होवर करके आप लोग जिस तरह यहाँ से कलर को चूज़ करके और आगे बढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ होता है हमारे पास ह्यू, सैचुरेशन और L होता है लाइटनेस। तो HSL वैल्यू होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग जो है HSL वैल्यू से भी कलर को ले सकते हो। और यहाँ पर कलर्स के बारे में अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक और होता है RGBA, उसमें होता है रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, जो कि मैंने आप लोग को बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कलर तो जो है चूज़ करना एक बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कलर चूज़ करने में। विजुअल स्टूडियो कोड जैसी IDEs हमारे लिए आसान बना देती हैं कलर को चूज़ करना। तो कलर चूज़ करना एक बड़ा काम नहीं है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड्स की। बैकग्राउंड में क्या होता है हमारे पास, CSS में आप बैकग्राउंड इमेज को स्पेसिफाई कर सकते हो और बैकग्राउंड इमेज को स्पेसिफाई करके आप लोग उसको अपने या पेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वेबसाइट खोलते हैं गूगल और यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बैकग्राउंड फॉर वेबसाइट। ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा, इमेजेस पे मैं गया और मैं यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा, कभी भी आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जो कि आप लोगों को मान लो कमर्शियल यूज़ करना है, आप लोग उसको अपने किसी क्लाइंट को दे रहे हो, तो यूजेज राइट्स में जाके लेबल फॉर नॉन कमर्शियल या फिर कमर्शियल रीयूज़, ये सब चीज़ों के बारे में आप जो है इसको टिक कर लें। ठीक है, लेबल फॉर रीयूज़ विद मॉडिफिकेशन। तो इस तरह के ही इमेजेस आप यूज़ करें, वरना क्या होगा, आप लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो कॉपीराइट का तो आजकल वैसे भी काफ़ी सीरियस हो गया मामला। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ सेव इमेज एज़ पर, तो सेव इमेज एज़ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने जो यहाँ पर बनाया है अपना ट्यूट्स नाम का फोल्डर, उसके लर्न CSS इन वन वीडियो में जाकर एक IMG नाम का फोल्डर बना लेता हूँ और IMG नाम का फोल्डर बना के इमेज IMG के अंदर मैं लिख दूंगा bg.jpg। तो इस नाम से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा। तो मैं ये जो डॉट क्लास है इसमें मैंने कलर ले लिया एक। तो अगर मेरी वेबसाइट अभी दिखाऊँ तो कुछ इस तरह दिखती है और यहाँ पर ये जो आइटम चाइल्ड लिखे, मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ तो चेंज हो गया, देखो कलर। तो अभी काम करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर मल्टीपल लगा दिए हैं ये कमेंट्स, तो मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सही से कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो ये जो कमेंट का ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ये सिर्फ एक आप लगाएं तो आप बेसिकली कुछ इस तरह कर सकते हैं। मैंने इसको इनकमेंट किया और इस सारे को कमेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एंटर मारूं और यहाँ पर लिखूँ मैं बॉडी, कि यार बॉडी में मैं कहूँगा जो बैकग्राउंड है, तो जो बैकग्राउंड है उसको लगा दो। तो बैकग्राउंड इमेज मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकता हूँ और बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, मैं आप लोग को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर के बारे में बात करते हैं। मान लो मैंने ये एक्वा नामक बैकग्राउंड कलर चुना, तो ये देखो ये सारा का सारा मेरे बैकग्राउंड में एक्वा कलर आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इमेज आए बैकग्राउंड में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूँगा बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एक URL और URL के अंदर मैं क्या लिख दूँगा, img/ मैंने किस नाम से डाउनलोड किया था एक बार देख लेता हूँ, bg.jpg। तो bg.jpg और एक सेमीकोलन ज़रूर लगा दें आप लोग और कंट्रोल से सेव किया। और यहाँ पर मेरा जो है बैकग्राउंड .jpg जो है इमेज नहीं आया अभी तक,
तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इशू क्या है, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो यार ये काम इसलिए नहीं कर रहा है कि क्योंकि मेरा जो ये स्टाइल शीट है इससे मुझे पहले एक कदम बाहर आना पड़ेगा, फिर इमेज में घुसना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ./img/bg.jpg। इसको अगर मैं अभी सेव करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर ये आ गई मेरी इमेज जो मैंने यूज़ की थी, लेकिन यार हार्डली मैं यहाँ पर अपने आइटम्स को देख पा रहा हूँ जैसे ही मैंने इसको सेव किया। तो यार यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख रहे हो कि ये इमेज जो है ये रिपीट होती जा रही है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ BR। तो BR मैंने जैसे ही लिखा, बैकग्राउंड रिपीट मान लो मैं नो रिपीट लिखता हूँ तो क्या होगा, नो रिपीट लिखने से रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक बार आएगी। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट एक्स, मान लो मैंने रिपीट एक्स लिख दिया, तब क्या होगा, ये सिर्फ एक्स में रिपीट करेगी। और अगर मैंने यहाँ पर रिपीट वाई लिख दिया तो क्या होगा, ये सिर्फ वाई में रिपीट करेगी। तो इस तरह के काम आप लोग करवा सकते हो। और बैकग्राउंड इमेज सिर्फ ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ बॉडी में दे सकते हो, आप किसी डिव में दे सकते हो, आप किसी पैराग्राफ में दे सकते हो, पैराग्राफ बड़ा सा है तो ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। और बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट भी आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट को मान लो नो रिपीट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट, तो ये जो है मेरा इमेज रिपीट नहीं होगा बैकग्राउंड में। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन को चेंज करना, तो मैं यहाँ पर BP लिख दूंगा, यानी कि बैकग्राउंड पोजीशन। तो पहला सजेशन मुझे मिला तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मान लो राइट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर टॉप। तो राइट टॉप लिखा तो ये राइट और टॉप में मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। राइट टॉप मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अटैचमेंट को चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक बैकग्राउंड अटैचमेंट नामक टैग होता है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ बैकग्राउंड और अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट को मान लो मैंने फिक्स लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करूँगा। लेकिन इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मुझे बहुत सारे डिव बनाने पड़ेंगे और वो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा। तो मैंने जैसे इसको सेव किया, देखो यहाँ आ गया। अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो देखो पेज स्क्रॉल हो रहा है, इमेज वहीं के वहीं अटका हुआ है। तो इस तरह का काम करने के लिए हम ये करते हैं। लेकिन अभी मैं कंट्रोल Z कर दूंगा। ये मैंने सिर्फ आप लोग को प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया था। तो मैं सारे के सारे जो फालतू डिव इनको वापस से मिटा दूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा और अपने पुराने पेज को रिस्टोर कर लूँगा। तो ये इमेज हमने इस तरह लगाई। और इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो डिव है हमारा उसको उसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं और उसको जो है फिक्स कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स करने से हम क्या करेंगे, किसी भी इमेज को हम एक कोने पर अटका सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह आप लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड की। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड लिखूँ और उसके बाद बैकग्राउंड कोलन लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ कलर दे सकता हूँ उसका FF दे दिया मान लो मैंने, या फिर FF00 दे दिया, ठीक है। तो ये येलो कलर आ गया। फिर मैं स्पेस दे के URL दे सकता हूँ। तो मान लो मैंने URL दे दिया // और उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया, देखो ये मुझे विजुअल स्टूडियो कोड जो है मुझे फोल्डर्स भी सजेस्ट कर रहा है img/bg.jpg। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्पेस देके यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट लिख सकता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया नो रिपीट, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेस देके अपना जो पोजीशन है वो दे सकता हूँ, राइट और टॉप मैंने यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह के काम मैं कर सकता हूँ। एक ही लाइन में मैं ये सारी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। कौन कौन सी, एक तो कलर, एक मैं कौन सा इमेज लगाना चाहता हूँ, फिर मैं रिपीट कौन करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जो मेरी बैकग्राउंड पोजीशन है वो सेव करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और जो ये मेरी इमेज थी वो यहाँ पर ऐसे कैसे आ गई है। तो मैं ये सारी के सारी अभी हटा सकता हूँ। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, कंट्रोल S से सेव करूँगा और ये देखो मेरा पेज वैसे का वैसे ही यहाँ पर इंटैक्ट है। तो ये था हमारा CSS में बैकग्राउंड। अब यहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं बॉर्डर्स में। और मैं क्या करूँगा, जल्दी से ग्रैब करूँगा ये क्लास इज इक्वल टू क्लास और मैं यहाँ पर लिखूँगा। और मैं इसका जो बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा डिसेंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा लाइट रखना चाहूँगा बैकग्राउंड। कंट्रोल S से सेव करूँगा, देखता हूँ हाँ ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और यार ये जो इमेज है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो आई एम सॉरी मैं इमेज को हटा दूँगा। तो मैं इस इमेज को अगर हटाऊँगा यहाँ से, कंट्रोल S से सेव करूँगा, तो इमेज मेरी देखो जा चुकी है, ठीक है। और ये नो रिपीट और राइट टॉप का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सिंपली हम एक बैकग्राउंड कलर रखेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अब बॉर्डर देंगे। किसको बॉर्डर देंगे, बॉडी को नहीं देंगे बॉर्डर, हम लोग बॉर्डर देंगे अपनी क्लास को। तो मैंने क्लास नाम की ही एक क्लास बनाई है। तो मैंने क्लास नाम से ये क्लास बनाई है .class। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं बॉर्डर दूंगा। तो बॉर्डर मैं किस तरह दे सकता हूँ, तो बॉर्डर के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, लिखूँगा बॉर्डर स्टाइल और मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर। और यहाँ पर बॉर्डर का जो कोई भी कलर है वो दे सकता हूँ। और सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, बॉर्डर स्टाइल दूंगा। एक बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं दूंगा बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ। मान लो मैंने दे दी 2 पिक्सल। और उसके बाद मैं दे दूंगा बॉर्डर
अभी इतना करता हूँ, मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और यहाँ पर बॉर्डर आ गया है देखो ब्लैक कलर का। अब मैं मान लो इस बॉर्डर के कलर को चेंज करना चाहता हूँ। बॉर्डर के कलर को चेंज करने के लिए बिल्कुल सही गेस किया आपने, बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है और उसको मान लो मैं रेड कर दूं तो ये देखो मेरा बॉर्डर रेड हो गया है। तो बॉर्डर को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब आप लोगों को हैरी भाई ये जो बॉर्डर स्टाइल हमने किया ये सॉलिड है, ये सॉलिड काफ़ी जगह देखने को मिलता है। तो क्या और तरह की भी स्टाइल्स होते हैं? हाँ यार, और तरह के भी स्टाइल्स होते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होते हैं। एक तो हमारे पास डॉटेड होता है, ठीक है, और डॉटेड होता है, यहाँ पे देखो डॉटेड आ गया। एक हमारे पास डैश्ड होता है और डैश्ड होता है हमारे पास, और ये देखो डैश आ गया। लेकिन मैं जो है सॉलिड ही पसंद करता हूँ। तो आप लोग को सारे तरह के अगर देखने हैं कौन कौन से बॉर्डर स्टाइल होते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई वेबसाइट जिसमें कि सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं। आप सर्च करोगे आपको इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी। W3 Schools नाम की एक वेबसाइट है और फिर 2-3 वेबसाइट्स और हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। कभी भी आप सर्च करोगे ट्यूटोरियल पॉइंट्स है, कुछ भी आता है, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पर CSS हैंडबुक भी सर्च करोगे अगर, तो आप लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर और आप लोग जो है उसको रेफ़र कर सकते हो। लेकिन ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग आराम से पहले नॉलेज ले लो, फिर उसके बाद या तो आप अपनी हैंडबुक बना लो या फिर उसके बाद आप लोग किसी की जो ऑनलाइन हैंडबुक वगैरह है उसको रेफ़र कर लो। तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने आप लोगों को बॉर्डर विड्थ के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को बॉर्डर कलर के बारे में बताया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर किसी इंडिविजुअल साइट का आपको बॉर्डर चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो। सेम प्रॉपर्टी है, आप बॉर्डर स्टाइल की जगह लिख दो बॉर्डर टॉप स्टाइल, और यहाँ पर देखो विजुअल स्टूडियो कोड सारा का सारा सजेशन दे रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं है। तो मान लो मैं टॉप को डैश रखना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या होगा, टॉप मेरा डैश हो गया, बाकी सारा जो है ऐसे फॉलो कर रहा है। इसी तरह टॉप की जगह आप लोग बॉटम, राइट, लेफ्ट, ये सारे के सारे बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर भी आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल सही रहेगा अगर आप लोग इस तरह यूज़ करोगे तो ये था हमारा बॉर्डर और बॉर्डर स्टाइल। और बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम जल्दी से, सबको कमेंट करके मैं यहाँ पर एक बॉर्डर का शॉर्ट हैंड लिखूंगा। बॉर्डर की शॉर्ट हैंड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा बॉर्डर कोलन लिखूंगा 5 पिक्सल, उसके बाद मैं लिखूंगा सॉलिड और ग्रीन। तो इससे क्या होगा, मेरा 5 पिक्सल का सॉलिड ग्रीन बॉर्डर आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। और कहाँ पर आएगा, जिस भी सेलेक्टर को मैं टारगेट करूँगा वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लास नाम की क्लास को टारगेट किया है, तो क्लास नामक क्लास के अंदर मेरा ये सिलेक्टर आ गया है। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग अलग अलग तरह से बॉर्डर बना सकते हो। अब मान लो मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे के बॉर्डर्स चेंज कर सकते हो। अब मान लो कि आप लोग को बॉर्डर के कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस को मान लो आपने कर दिया 8 पिक्सल, 8 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा कर दिए मैंने, थोड़ा राउंड हो गया है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको और ज़्यादा करूँ, 18 पिक्सल कर दूँ या फिर 20 पिक्सल कर दूँ, तो ये राउंड होता चला जाएगा। तो कितनी राउंडनेस आपको चाहिए उस पर डिपेंड करता है। जो हमारे फॉर्म्स होते हैं HTML के, उसके सबमिट बटन में बहुत ज़्यादा काम आती है बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस बना के आप लोग जब सबमिट बटन बनाओगे तो बड़ा प्रोफेशनल दिखेगा। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा काम आती है वहाँ पर। तो ये है हमारे CSS के बॉर्डर्स। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है मार्जिन और पैडिंग, और मार्जिन और पैडिंग में अंतर। तो मार्जिन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक दो चीज़ें करूँगा। सबसे पहले तो ये जो बॉडी के लिए मैंने लिखा हुआ है ठीक है ये सब मैं, लेकिन यहाँ पर क्या करूँगा, सारी क्लासेस के लिए यहाँ पर CSS लिख दूंगा। तो नैव बनाई मैंने क्लास, एक आइटम्स बनाई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा .nav। तो इसमें जो भी CSS मैं लिखना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिखूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और क्लास बनाई है जिसका नाम है आइटम्स और आइटम। आइटम्स जो है मेरी वो कुछ यहाँ पर आएगी और उसके बाद यहाँ पर आइटम जो है आइटम, उसकी सारी CSS यहाँ पर आएगी। तो मैं सारी CSS किसकी कहाँ लिखूँगा वो मैंने जगह बना ली है अपने लिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, सिंपली बैकग्राउंड दे दूँगा सबको। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, ये क्या है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर करके फिर क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड को सेट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके और यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कहाँ गया मेरा, तो मैं यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ या फिर Ctrl+Shift+H भी अगर मैं कर दूँ, तो ये कह रहा है नो फॉर्मेटर फॉर CSS इंस्टॉल्ड। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप लोग फॉर्मेटर इंस्टॉल करके जो है काम अपना आगे बढ़ा सकते हो। नहीं तो यहाँ पर सिंपली खुद भी आप लोग ये टैब दबा के इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर नहीं घुसना चाहूँगा। Ctrl+S से मैं इसको सेव करूँगा और मैं क्या करूँगा, इस पर होवर करके यहाँ पे कलर्स जो है चेंज कर दूँगा। तो एक काम करता हूँ, इसको पीला टाइप का कुछ कलर दे देता हूँ और यहाँ पर इसको क्या करूँगा, मैं
इसको यहाँ पर कलर दूंगा मैं, कुछ लाल टाइप का दे देता हूँ, तो मैं मान लो ये रेड कलर दे रहा हूँ इसको, और इसको मैं क्या करूँगा थोड़ा ग्रीन टाइप का कलर दे दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ इसको पर्पल टाइप का दे देता हूँ कलर कुछ। तो मुझे यहाँ पर अब मैं इसको सेव करूँगा, अगर यहाँ पर दोनों को सेव करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ क्या है। तो जो रेड कलर है मेरा वो क्या है, रेड कलर जो है मेरा यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या है, मेरा आइटम्स है, आइटम्स के अंदर मेरा आइटम है। तो आइटम्स के अंदर आइटम है और आइटम का कलर क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आइटम का कलर पिंक है। तो कभी भी आप कोई वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आप लोग को पता चलना चाहिए कि आप लोग का कौन सा एलिमेंट कितना एरिया ले रहा है, किधर को फैला हुआ है। तो उससे आप अगर बैकग्राउंड कलर उसको दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पर है, और उसके बाद फिर आप बाद में आप बैकग्राउंड हटा लेना। तो इससे क्या होता है कि सिंपली आप लोग को एक आसानी हो जाती है, एक देखने में थोड़ी सी ईज़ हो जाती है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। तो चलो यार अब बात करते हैं CSS मार्जिन्स के बारे में। मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन और 34 पिक्सल, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप लोग देखो ये मार्जिन इसने दे दी चारों तरफ से 34 पिक्सल। अगर मैं इसको 34 ना करके 84 कर दूँ तो ये देखो यहाँ पर ये मार्जिन बढ़ गई। मार्जिन क्या है, सिंपली एलिमेंट के ऊपर गैप, इधर गैप, ये जो गैप है और नीचे जो गैप है, तो ये क्या करेगा, जगह चारों तरफ मार्जिन जो होती है जगह को कहते हैं कि एलिमेंट के चारों तरफ क्या जगह है उसे कहते हैं मार्जिन। तो इस मार्जिन को मैं अगर मान लो सिर्फ टॉप में रखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप 84 पिक्सल, और ये देखो यहाँ पर जैसे मैं मार्जिन टॉप करूंगा सिर्फ टॉप से आई है और बाकी किसी साइड पे मार्जिन नहीं आई है। तो मार्जिन प्रॉपर्टी जो है एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जगह देने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जब हमको जगह जो है ऊपर नीचे आगे पीछे चाहिए होती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर मैं मार्जिन जो है बॉडी को वो 0 दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मार्जिन को 0 दे देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर चारों तरफ से देखो मार्जिन खत्म हो गई है। तो क्या होता है कि जो ब्राउज़र होता है उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट्स होते हैं उसके, तो उसको ओवरराइड करने पड़ते हैं हमको। तो कभी भी कोई भी आप पेज स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी CSS स्टार्ट कर रहे हो, तो आप मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर दिया करो। उससे क्या होगा, मार्जिन 0 पैडिंग 0 करने से ऊपर नीचे से मार्जिन जो है और पैडिंग जो है वो हट जाएगी। पैडिंग क्या होती है अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। तो मान लो मैं मार्जिन टॉप से रखना चाहता हूँ, अपने कौन से एलिमेंट को मैं एडिट कर रहा था, तो मैं अपने बॉडी को कर रहा था और मैंने यहाँ पर क्लास को कर रहा था, और यहाँ पर मैंने क्लास के लिए दूसरा नहीं बनाया। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन 84 दी थी। तो मैं एक काम करूँगा, मार्जिन टॉप मैंने 84 दी है, कंट्रोल D दबा कर रेप्लिकेट करूँगा, मार्जिन लेफ्ट करूँगा यहाँ पर और मार्जिन राइट करूँगा। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट और राइट में मैं थोड़ी ज़्यादा देना चाहता हूँ, मान लो मैं 94 देना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह दे सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आ गई मार्जिन, और टॉप पे देखो कुछ इस तरह ये ऐसे आ गई है। तो जो डिव है, अगर मैं कुछ इस तरह डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ अपने पेज की, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ डिज़ाइन, और यहाँ पर जो है ये आराम से मैं उसको ऊपर नीचे आगे पीछे जो स्पेसिंग जो है इसकी दे सकता हूँ। तो मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी कि मार्जिन एक ही लाइन में कैसे डिक्लेयर करें सारी। तो अगर आपने यहाँ पर लिख दिया मार्जिन कोलन, और उसके बाद मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर 23 पिक्सल, 67 पिक्सल, और यहाँ पर 56 पिक्सल, और यहाँ पर मान लो 0 पिक्सल। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया आपने। 0 में पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 0 लिख दो। और एक और बात बताऊँ, यहाँ पर पिक्सल से पहले स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस नहीं आती है। 56 के बाद PX आप लिखोगे तो पिक्सल यहाँ पर आ जाएगी। इस पर होवर करोगे तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी टू सेट वैल्यूज़। तो सब कुछ आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी बताता है। और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 0 दी मार्जिन, यहाँ पर जो दी। अब यहाँ पर ये किस तरह काम करती है मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले आती है टॉप मार्जिन, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आती है टॉप, उसके बाद आती है हमारी राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो ये ऑर्डर होता है इसका। तो इसको मैं इसके नीचे सटा देता हूँ। तो 23 टॉप है, 67 राइट है, 56 बॉटम है और 0 हमारी लेफ्ट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 0 लेफ्ट है। तो इस तरह हम लोग मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यार आप लोगों को मार्जिन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, मार्जिन को ऑटो भी कर सकते हो। और अब जब आप मार्जिन को ऑटो करोगे तब क्या होगा, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी मार्जिन को ऑटो कर दूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर दिया, तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा कंट्रोल/ करके, और उसके बाद मान लो मैंने मार्जिन को यहाँ पर क्या कर दिया, ऑटो कर दिया। ठीक है, तो ऑटो करने से मार्जिन क्या होगा, क्या होगा कि ऑटोमेटिक करने से मार्जिन जो है जितनी जगह लेनी होगी एलिमेंट को वो ले लेगा, और बाकी जो है मार्जिन को बराबर से बांट देगा। कहाँ कहाँ बांटेगा, राइट में और लेफ्ट में दोनों जगह बांट देगा। जितनी इसको स्पेस लेनी है वो ले लेगा और राइट लेफ्ट में दोनों जगह बांट देगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ ये चीज़ किस तरह काम करती है। तो मैंने अभी मार्जिन ऑटो किया तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो पूरी ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ 50% कर दूँ,
तो मैं मान लो विड्थ कर दूँ इसकी 50%। मैं पिक्सल में भी सेट कर सकता हूँ विड्थ और परसेंटेज में भी कर सकता हूँ। परसेंटेज में करूँगा तो क्या होगा कि जो विड्थ है मेरी टोटल उसकी आधी में आएगा। तो ये देखो यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो चुका है। तो विड्थ 50% है, तो जो मेरी स्क्रीन की विड्थ है उसके आधे में ही आ रहा है। और उसके बाद इसने मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट को आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और उसी के साथ साथ जो है इसने यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ हाइड और इसको मैं कर दूँ मान लो हाइट को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 455 पिक्सल और कंट्रोल से सेव करूँगा, तो ये देखो ये इसकी हाइट मैंने थोड़ी बढ़ा दी है। तो ये हमारी विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी होती है। तो ये मैंने आप लोग को नहीं बताई थी तो सोचा अभी बता देता हूँ। एक बात आप लोग नोट करना, जो हमारी मार्जिन ऑटो होती है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर करती है एलिमेंट को, वर्टिकली नहीं करती है। क्योंकि वर्टिकल में क्या होता है कि वर्टिकल में जो आपका एलिमेंट है वो अभी नेक्स्ट एलिमेंट के बाद आ रहा है। हॉरिजॉन्टली में क्या होगा कि 50% आपने अगर उसको विड्थ दे रखी है तो राइट और लेफ्ट दोनों में बराबर बढ़ जाएगी मार्जिन। तो इस तरह से जो है आप लोग काम कर सकते हैं। अब एक होता है हमारे पास इनहेरिट। इनहेरिट क्या होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर मार्जिन इनहेरिट कर दिया तो ये क्या करेगा, मार्जिन जो भी इसके पेरेंट की होगी, इसका पेरेंट क्या है, क्लास का क्या पेरेंट है, इसका पेरेंट बॉडी है, देखो ये बॉडी के अंदर है, तो ये बॉडी की मार्जिन को इनहेरिट कर लेगा। और मैंने इसको यहाँ पर कंट्रोल से सेव कर दिया, मैं आशा करता हूँ। तो जो मेरी बॉडी है उसकी मार्जिन 0 थी, तो इसने क्या किया, मार्जिन को 0 ले लिया। और इसकी विड्थ थी 50%, तो क्योंकि इसने मार्जिन को 0 ले लिया इसलिए जो है एकदम स्टार्टिंग में आ गया। और ये देखो ये आधा है, ये अब मेरी जो स्क्रीन विड्थ है उसका आधा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ये मार्जिन था हमारा। अब यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है मार्जिन कोलैप्स। अब मैं आप लोग को मार्जिन कोलैप्स दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 2 डिव क्लास बनाए, तो ये देखो एक डिव ये आ गया, एक डिव मेरा ये आ गया। इसकी मार्जिन जो है, जो इसकी मेरी क्लास की मार्जिन है, तो मैं एक काम करता हूँ इनहेरिट ना करके मार्जिन को 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने मार्जिन को 50 पिक्सल कर दिया, तो मार्जिन जो मेरी यहाँ की 50 पिक्सल हो जाएगी। तो यहाँ की जो है इसकी 50 पिक्सल प्लस 50 पिक्सल 100 आपको लगेगा हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, जितनी भी मार्जिन ओवरलैप होगी इन दोनों के बीच में, मान लो मैंने इसने मार्जिन दी 50 यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ऐसे आ गया, इसने मार्जिन दी 50 यहाँ तक, तो क्या होगा कि मार्जिन कोलैप्स हो जाएगी। और कितनी कोलैप्स हो जाएगी मार्जिन, ये वो मार्जिन लेगा जो सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं अगर इसी चीज़ को ड्रॉ करके आप लोग को बताऊं तो मैं आप लोगों को कुछ इस तरह बताऊंगा। तो मैं ये करता हूँ, अपने जो स्केच पैड है उसको डिलीट करके यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। मान लो ये मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, ये मेरा एक एलिमेंट है, इसकी ये मार्जिन है, ठीक है, इसकी मार्जिन है M1। इसके बाद मेरा एक दूसरा एलिमेंट है, इसकी मार्जिन है M2। तो ये मेरा मान लो M2 है। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ। तो मेरा मार्जिन M2 है, ठीक है इसका। तो आप क्या सोचोगे कि ये जो एलिमेंट की डिस्टेंस होगी ये M1 प्लस M2 होगी, लेकिन ये M1 प्लस M2 नहीं होगी। ये कितनी होगी, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो होगी। तो अगर हमारा M1 इज़ ग्रेटर देन M2 तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, M2 होगी, सॉरी M1 होगी, जो भी बड़ा होगा वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर M1 बड़ा है तो M1 हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी जो इन दोनों में से सबसे बड़ा है वो हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मार्जिन कोलैप्स इन CSS। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसलिए बंद कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन सा था, 50 था, तो इसने 50 ले लिया। तो इसलिए आपको यहाँ पर 100 की नहीं दिख रही है डिस्टेंस, 50 की दिख रही है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। तो CSS एक वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया, इसमें मार्जिन कोलैप्स हो गया, बॉक्स मॉडल हो गया, ये सब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मुझे बताने ही बताने आप लोगों को। तो आप लोग टेंशन मत लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पैडिंग की। तो ये 2 एलिमेंट हमने बना लिए हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको अनदर लिख देता हूँ, अनदर ब्राउन डिव, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को पैडिंग के बारे में बताऊँगा। मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैडिंग 50 पिक्सल। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग अंदर से जो डिस्टेंस है, मार्जिन तो बॉर्डर के बाहर की डिस्टेंस थी, पैडिंग होती है अंदर की डिस्टेंस। देखो मैंने यहाँ पर 50 पिक्सल किया, तो ये देखो यहाँ पर आई एम अ ब्राउन डिव, ये दूरी 50 पिक्सल हो गई, ये दूरी, इसने दूरी बना ली 50 पिक्सल की। तो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोग को मार्जिन के लिए बताए थे, जैसे कि मार्जिन टॉप और मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, उसी तरह आप लोग पैडिंग के लिए भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर पैडिंग पर ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, मैं यहाँ पर सिंपली आप लोग को मैंने बता दिया है पैडिंग क्या होती है। तो सिंपली पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये सब चीज़ें लिख के आप लोग खुद करो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज़ को नीचे कमेंट में लिख के बताओ। टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, इनसे क्या क्या होगा पैडिंग में, मुझे नीचे कमेंट में लिख कर बताओ। चैलेंज एक्सेप्टेड आप लोग नीचे ज़रूर लिख देना। और उसके बाद जैसे ही आप चैलेंज एक्सेप्टेड लिखो
देखोगे उसके बाद मुझे बता देना कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, और इस वीडियो को यार लाइक भी कर देना आप लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कि यार लोग देख रहे हैं इस वीडियो को यहाँ तक। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है इस वीडियो को तो लाइक कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा यार कितने लोग कैसे कैसे देख रहे हैं यहाँ पर। और मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग चैलेंज एक्सेप्टेड, और उसके बाद जो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोग को पैडिंग मार्जिन के लिए बताई थी वही मुझे पैडिंग के लिए आप लोग दोबारा से लिख कर बताओ एज अ प्रैक्टिस। तो यार अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पैडिंग समझ में आ गया होगा। हाइट और विड्थ मैंने आप लोग को जिस तरह बताया उसी तरह आप लोग जो है हाइट और विड्थ के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और हाइट एंड विड्थ को लिखकर आप लोग क्या कर सकते हो मुझे नीचे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है CSS बॉक्स मॉडल। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, आप लोग को यहाँ पर लिख के दूंगा CSS बॉक्स मॉडल, और जैसे मैं इसको लिखूँगा मैं कोई इमेज उठाऊँगा यहाँ से CSS का जो बॉक्स मॉडल है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा एलिमेंट होता है उसका कंटेंट यहाँ पर आता है, देखो एलिमेंट का कंटेंट यहाँ पर आता है। इसके बाहर होती है इसकी पैडिंग, देखो यहाँ पर ये होती है पैडिंग। तो मैं इसको अगर एक नई इमेज इन न्यू टैब खोल लूँ, और जिसने भी बनाया इमेज उसको काफ़ी थैंक यू यार, काम आसान हो गया मेरा। यहाँ पर एलिमेंट कंटेंट, इसके बाहर है पैडिंग, उसके बाहर आता है बॉर्डर, और उसके बाहर आती है मार्जिन। और यहाँ पर आप देख रहे हो टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। तो यहाँ पर पैडिंग टॉप कर दोगे तो ये वाली सेट हो जाएगी डिस्टेंस, कौन सी, ये वाली। और उसी के साथ साथ आप लोग अगर पैडिंग राइट कर दोगे तो ये वाली सेट हो जाएगी। तो आप लोग जो है यहाँ पर आराम से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन स्क्रैच लेके एक काम करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये डिस्टेंस अगर सेट करनी है आपको तो क्या करोगे आप लोग, पैडिंग टॉप लिख दोगे। ये करनी है अगर तो क्या लिखोगे, पैडिंग राइट लिख दोगे। ये करनी है अगर तो क्या करोगे, ये करनी है अगर तो मार्जिन राइट कर दोगे। और बॉर्डर राइट, बॉर्डर की जो विड्थ है उसको चेंज करना है अगर आप लोग को तो ये कर दोगे आप लोग। तो मैंने आप लोग को बॉर्डर की भी विड्थ चेंज करना बताई, मैंने आप लोग को बॉर्डर का कलर बताया चेंज करना, सब कुछ आप लोग को मैंने बताया। तो एलिमेंट से कितनी दूरी है बॉर्डर की वो होती है पैडिंग, बॉर्डर के बाहर कितनी दूरी बना के रखता है एलिमेंट वो होती है मार्जिन। तो ये बॉक्स मॉडल है हमारा CSS का, और इस चीज़ को जो है इस फिगर को देखकर आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यार ये सब क्लियर होगा आप लोगों के लिए। और यार यहाँ पर पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर ये कहाँ पर होते हैं ये समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग जो है काम करो, अभी 2-3 डिव बना के प्रैक्टिस कर लो। आप लोग 2-3 डिव बना के अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। और आप लोग सिंपली क्या करोगे कि कम से कम आपको मार्जिन, कोलैप्स और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार करके ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं आप लोग को ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये मार्जिन, कोलैप्स हो गया, पैडिंग हो गया, इन सबको एक बार और प्रैक्टिस करके ज़रूर से देख लेना। अब हम लोग गाइस यहाँ पर बात करेंगे आउटलाइन की। अभी आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन से पहले यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि हमारी जो डॉम यानी कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या मौजूद है। एक हमारा div क्लास इज इक्वल टू nav है, एक हमारे पास क्लास आइटम्स का UL है, UL होता है अनडिफाइंड लिस्ट और LI होता है लिस्ट आइटम। यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू आइटम मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आइटम्स दिया हुआ है, ये बात नोट करने लायक है। फिर उसके बाद मैंने div क्लास इज इक्वल टू क्लास नाम के 2 div बना रखे हैं। अगर मान लो मैं जो क्लास इज इक्वल टू ये क्लास है मेरी, इसमें मैं यहाँ पर लिख दूँ आउटलाइन, और यहाँ पर मैं लिख दूँ आउटलाइन जो होता है बिल्कुल एकदम बॉर्डर की तरह होता है, एकदम बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टी लगती है। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया आउटलाइन और यहाँ पर लिख दिया 4 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ठीक है, मैंने कुछ इस तरह लिख दिया। कंट्रोल से मैं इसको सेव करूँगा, देखो आउटलाइन एक आ गई यहाँ पर। अब आप लोग कहोगे यार कि बॉर्डर और आउटलाइन क्या डिफरेंस है। आउटलाइन का इस्तेमाल किया जाता है एक एलिमेंट को हट के दिखाने के लिए, यानी कि अगर किसी को आप बॉर्डर भी देना चाहते हैं और बॉर्डर के बाद आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो वो आप आउटलाइन की मदद से दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। तो ये तो हो गई आउटलाइन हमारी। अगर मान लो मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ गया अपने यहाँ पर, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, और कलर मान लो मैंने यहाँ पर ब्लू किया तो ब्लू हो जाएगा, रेड किया तो रेड हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया कलर। तो टेक्स्ट जो होता है मैं आराम से यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ कलर की मदद से। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट में चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं सेंटर कर सकता हूँ, लेफ्ट कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर विकीपीडिया से कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ, और विकीपीडिया में मान लो मैंने ट्विटर खोल लिया यार, मुझे विकीपीडिया खोलना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, विकीपीडिया था फ्री इंसाइक्लोपीडिया की विकीपीडिया ले लेता हूँ। और ये जो रैंडम सा टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ, और आपकी वेबसाइट में ऑब्वियसली इससे अच्छा टेक्स्ट होगा, जो कि इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा दिखता होगा। और लाइव सर्वर जिंदाबाद, ये सारा का सारा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दिया, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, अपने इसमें आके टेक्स्ट अलाइन, तो मैं TA अगर लिख दूंगा ना, तो देखो टेक्स्ट अलाइन मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारी एमेट है, ठीक है, यानी कि हमारा जो शॉर्टकट है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। TA लिख के एंटर मारेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सेंटर में अलाइन हो चुका है।
इसी तरह मैं अलाइनमेंट को लेफ्ट या राइट भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लेफ्ट करके कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखो लेफ्ट में अलाइन हो गया। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर राइट लिख के कंट्रोल एस करता हूँ राइट, और यहाँ पर देखो राइट में अलाइन हो गया सारा का सारा टेक्स्ट। तो आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है? अब टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है किसी भी टेक्स्ट में से डेकोरेशन को हटाने के लिए यूज़ की जाती है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन किस तरह का होता है? जैसे मान लो हमारा लिंक होता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक लिंक डाल दूँ, मैं आप लोग को लिंक डाल के दिखाता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ ahref इज इक्वल टू https://codewithharry.com, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बंद कर दूँ और यहाँ पर लिख दूँ कोड विद हैरी और कंट्रोल से सेव करो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इस पर क्लिक करूँगा तो मैं codeWithHarry.com पे आ गया। बैक करूँगा तो देखो यहाँ पर आ गया मैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कोड विद हैरी को मैं मान लो अंडरलाइन जो ये हुआ है वो नहीं चाहता हूँ देखना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा जो क्लास इज इक्वल टू क्लास है उसके ए को। तो यहाँ पर मैं एक और तरह की टारगेटिंग आपको दिखाऊंगा। क्लास लिखा मैंने, ए लिखा, कहूँगा जो मेरा क्लास का ए है ना उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो। और जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये देखो कोड विद हैरी अब लिंक अंडरलाइन इसका नहीं आ रहा है। देखो अंडरलाइन नहीं आ रहा है अब इसमें, पहले अंडरलाइन आ रहा था। तो इस तरह से हम लोग जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट डेकोरेशन को आप ओवरलाइन कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर ओवरलाइन कर देता हूँ इसको, तो क्या होगा, ऊपर लाइन आ जाएगी। अंडरलाइन करूँगा तो नीचे लाइन आ जाएगी। और उसी के साथ साथ लाइन थ्रू कर दूंगा अगर मैं यहाँ पर, तो क्या होगा, लाइन थ्रू करूँगा तो देखो कट जाएगा ये। तो इस तरह से आप लोग जो है CSS की मदद से कर सकते हैं। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सिंपली क्या करता है, अगर मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिख दिया और मैं अपर केस कर दूँ तो सारा का सारा जो मेरा डेटा है वो अपर केस में आ जाएगा, चाहे मैंने उसको लोअर केस में लिखा हो उसके बाद भी। अगर मैं यहाँ पर कैपिटलाइज कर देता हूँ, मान लो इसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज, और तो आप लोग देखो यहाँ पर जो इसका हर वर्ड जो कि पहला वर्ड है वो कैपिटल में आ जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा था कोड विद हैरी सारे के सारे स्मॉल में, लेकिन मेरा जो पहला लेटर था वो कैपिटल में आ गया। अब बात करेंगे लेटर स्पेसिंग की। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेटर स्पेसिंग और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 पिक्सल, तो मैं यहाँ पर देखो आप लोग को दिखाता हूँ लेटर स्पेसिंग मेरी कुछ इस तरह होगा, यानी कि लेटर के बीच में स्पेसेस थोड़े बढ़ा दिए मैंने। एक ट्रिक आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो मैंने इसकी लेटर स्पेसिंग दी हुई है। यहाँ पर लेटर स्पेसिंग इसको मैंने दिया हुआ है, और लेटर स्पेसिंग में मैंने क्या किया हुआ है, ये मैं इसको इस तरह एरो की मदद से, अप एरो की नीचे की एरो की दोनों की मदद से देख सकता हूँ अच्छा कैसे दिख रहा है। मैं कहूँगा हायर अब अच्छा दिख रहा है, तो मैं ये 17 वैल्यू को वहाँ डाल दूंगा। तो यहाँ पर लाइव अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ यहीं के यहीं, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालांकि लाइव सर्वर एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी जब लाइव सर्वर नहीं था, VS कोड जैसे अच्छी आईडी नहीं थी सालों पहले, तब हम लोग जो है इस तरह से कर सकते थे, क्योंकि डेवलपर टूल्स पहले आ गए थे। और वैसे भी आप लोग कर सकते हो यार, रिफ्रेश कर करके, एक्सपेरिमेंटेशन कर करके, और फिर उसके बाद आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाओगे, तो खुद ब खुद आपको जो है एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह किए जाते हैं सारे काम। आप लोग को यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी खुद से एक्सप्लोर करने के लिए दूंगा। एक तो है यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग, और वर्ड स्पेसिंग तो WS लिखूंगा अगर यहाँ पर, तो वर्ड स्पेसिंग आ गया। एक तो ये आप लोग को एक्सप्लोर करना है खुद से, उसी के साथ साथ आप लोग को एक्सप्लोर करना है टेक्स्ट शेडो, तो टेक्स्ट शेडो आप लोगों को खुद से एक्सप्लोर करना है। और उसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी दूंगा आपको एक्सप्लोर करने के लिए, वर्ड टेक्स्ट डायरेक्शन, तो TD लिख देता हूँ, TDIR लिख देता हूँ, डायरेक्शन टेक्स्ट डायरेक्शन। और यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, मैं TD लिखता हूँ यहाँ पर, TD। तो जो टेक्स्ट डायरेक्शन होती है, सिर्फ डायरेक्शन होती है एक्चुअली, टेक्स्ट डायरेक्शन नहीं होती है, तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है, तो उसको आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। अब देखो CSS की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उनको याद करना कोई वो नहीं है, आप लोग को याद नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आप लोग करना क्या है कि एक अपना रेफरेंस बना लेना और प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस से आप अच्छे बनते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग को रट के बैठ जाना है और रट के बैठ के आप लोग जो है उसको याद कर रहे हैं बैठ के, नहीं, ऐसा कोई भी काम आप लोग को नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल सा पेज बनाया और इसमें हमने आउटलाइंस वगैरह दी। अब यहाँ पर मैं आप लोग को फॉन्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सो गाइस, फॉन्ट में सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा फॉन्ट फैमिली। तो अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लिख दूँ सैन सेरिफ, तो क्या होगा, मेरी फॉन्ट फैमिली चेंज होकर सैंस सेरिफ हो जाएगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरी फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। अब फॉन्ट स्टाइल में आप लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में जाऊं, और फॉन्ट साइज भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं अपने फॉन्ट स्टाइल को कर दूंगा इटैलिक, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और ये देखो मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है इटैलिक हो गया। ये 3 वैल्यूज लेता है, नॉर्मल, इटैलिक, और उसके साथ साथ एक ऑब्लिक लेता है, और ऑब्लिक जो है ऑलमोस्ट इटैलिक की तरह होता है। फॉन्ट साइज से आप लोग फॉन्ट का साइज कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉन्ट साइज, और मान लो मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया, लेकिन तब भी देख लेते हैं कैसा दिखेगा। लेकिन आप लोग इतना बड़ा मत करना यार, 16 पिक्सल जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ
20 पिक्सल और फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगा दूँ, 20 पिक्सल लिख के सेमी कॉलन लगा के कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पर देखो 20 पिक्सल हो गया मेरा फॉन्ट साइज। तो इस तरह का फॉन्ट साइज जो है आप लोगों को चाहिए रहेगा। अब इस तरह के पेजेस आप कह रहे हो यार ये तो पहले बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, कुछ अच्छा बना के दिखाओ, तो हम अच्छा भी बनाएंगे। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग की नॉलेज के लिए, एक एक प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, एक एक डब्बे में, छोटे डब्बे में। अब यहाँ पर यूनिट्स की बात कर लेते हैं फॉन्ट साइज़ की। देखो यूनिट्स होती है हमारी, पिक्सल होती है, एक EM होती है और उसी के साथ साथ एक हमारे पास होती है परसेंटेज में। आप परसेंटेज में कर सकते हो। और ये जो EM होती है वो 16 पिक्सल के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 EM लिख दूँ तो 2 EM लिख दूँ अगर मैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो 2 EM है ये हमारी 1 EM 16 पिक्सल के बराबर होती है। 2 EM जो है 32 पिक्सल के बराबर हो गई। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1.4 EM। तो अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो देखो 1.4 से स्केल हो जाएगी नॉर्मल से। तो EM मतलब कि नॉर्मली से कितना ज़्यादा आप लोग उसको स्केल अप करना चाहते हो, तो EM का ये फ़ायदा होता है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज आप लोग दे सकते हो, परसेंटेज और EM दोनों का कम्बिनेशन भी दे सकते हो। अब ये काम आप कैसे करोगे वो मैं आप लोग को जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा और वीडियोस में। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो फॉन्ट साइज़ को। उसके लिए आप लोग यूनिट यूज़ करोगे VW। अगर मैं इसको VW करूँ, कंट्रोल से सेव करूँ, तो ये कहेगा कि जो आपकी विड्थ है उसका कितना, व्यू विड्थ का 1.4, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ का 1.4%। तो अगर मैं मान लो इसको छोटा करूं, कुछ इसको छोटा करूं, तो देखना फॉन्ट साइज भी मेरा छोटा होता जा रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह आप लोग अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरह हम लोग जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैंने आप लोग को यहाँ पर एक लिंक बना के दिखाया था, जैसे कि ये हमारा लिंक था एक कोड विद हैरी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक और लिंक बनाया था। तो मैं काम करता हूँ, नहीं बनाया था मैंने, तो मैं बना लेता हूँ अभी। तो ऑल्ट दबा के विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इस तरह करके, और ये सारे के सारे आइटम को कंट्रोल X करके और क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये सारे के सारे आइटम मेरे आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दूंगा href इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर लिख दूंगा स्लैश और उसको लिख दूंगा दिस। ठीक है, मैं स्लैश दिस एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ। ये एग्जिस्ट नहीं करता है मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, सिंपली मैं इसको सेव किया मैंने, और यहाँ पर देखो ये सारे के सारे हमारे हाइपर लिंक बन चुके हैं। अब मैं ये कोड विद हैरी वाला हाइपर लिंक यहाँ से हटा दूंगा। ये मैंने सिर्फ आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता दिया, फिर रहने देते हैं इसको अभी के लिए। अब मैं क्या करूँगा, जो भी काम मैं करूँगा सिर्फ ए के लिए करूँगा, एंकर टैग के लिए। मैं कहूँगा भाई एंकर टैग के लिए ये सारे काम करो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं सबसे पहले नन करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके नीचे लाइन आए। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दूँगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसको रिलोड करूँगा। देखो ये सारी की सारी लाइंस जो है इसके ऊपर से हट चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल की है, उसको 2 पिक्सल कर देता हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है 3 पिक्सल एक्चुअली, तो मैंने 2 पिक्सल कर दिया इसको। यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कैपिटलाइज रहने देता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है। हाँ यार, कैपिटलाइज होकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी, विजिटेड अगर हो गया लिंक, उस पर आप होवर करते हो तो क्या हो, उस पर आप लोग वो एक्टिव है तो क्या हो। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा ए होवर, कहूँगा कोई भी इस पर माउस लेकर जाए तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दो क्या, मैं कोई रैंडम कलर चुन लेता हूँ अभी। यहाँ पर कंट्रोल से सेव करूँगा, और यहाँ पर देखो इसका मैंने बैकग्राउंड कलर तो ऑलरेडी ये था, तो मैं एक काम करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा यहाँ पर अपना ये लेकर चेंज कर दूंगा। तो मैं ये कर दूंगा बैकग्राउंड कलर। तो मैं कहूँगा कि कोई भी इस पर अपना माउस कर्सर लेके जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं अपने इस आइटम से ही जो डार्क वाला बैकग्राउंड कलर है इसको हटा दूंगा। अब चेंज होना चाहिए यार। तो अब मैं अपना माउस का एरो लेके जा रहा हूँ, तो देखो ये चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं इस पर लेके जा रहा हूँ अपना एरो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि यार ये ना डार्क भी हो जाए जब मैं इस पर लेकर जाऊँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसको डार्क करने के लिए इसका जो कलर है उसको मैं कर दूँगा ब्लैक। ठीक है, तो मैं कहूँगा यार मैं इस पर एरो लेकर जा रहा हूँ अपना, तो इसको ब्लैक भी कर देना। तो ये देखो ये ब्लैक हो जाएगा इसका कलर, और ये देखो इस तरह आ गया। ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरह के काम यहाँ पर कर सकते हो। और उसी की तरह आप लोग ए विजिटेड और ए एक्टिव लिख सकते हो। तो अगर ए एक्टिव मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मान लो मैंने लिखा है ए एक्टिव। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, मान लो मैं 4 पिक्सल कर, 4 पिक्सल तो कम हो जाएगा, मैं 1.5 EM कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 1.5 EM कर दिया। तो मैं जैसे इस पर ऐसे अपना एरो लेकर जाऊँगा तो ये देखो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ इसको 1.5 EM को 4.5 EM करके दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा पता चले आप लोग को। तो द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मान लो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, देखो ये बड़ा हुआ, उसके बाद कुछ इस तरह हो गया। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये चीज़ ना होवर में दे दूँगा ये प्रॉपर्टी। तो फॉन्ट साइज़ 4.5 EM थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, 2.5 रखता हूँ, और यहाँ पर इसको भी मैं 2.5 कर देता हूँ। तो जैसे इस पर कोई एरो लेके जाएगा कुछ इस तरह से होगा। देखो ये ऐसे
आपको बड़ा होता होता दिखेगा और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये तो मुझे पता है मैंने डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग बाद में डिज़ाइन अच्छा बना लीजिए। इसी चैनल पे मैं आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी बना के दिखाऊंगा कि आप भी तालियां बजाएंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, आप लोग या तो उसको नन सेट कर सकते हो या फिर आप लोग उसको अंडरलाइन सेट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप लोग जो है काफ़ी काम यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग जो है लिस्ट की बात करेंगे। अब हमारी लिस्ट कहाँ पर थी? हमारी लिस्ट हमने एक टैग बनाया था यहाँ पर, क्लास इज इक्वल टू नेव बनाया था, यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू आइटम्स बनाया था, और यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू आइटम बनाया था। अगर मैं अपनी क्लास इज इक्वल टू आइटम्स में, मैंने यहाँ पर रेड कलर से इसको दिया हुआ है, तो मेरा आइटम्स वाला जो मेरा डिव है वो ये है, और यहाँ पर मैं इसको मार्जिन 0 कर दूँ अगर, और सेमी कॉलन दबाऊँ यहाँ पर, तो ये देखो इसकी मार्जिन टॉप की ख़त्म हो गई है। तो मैं वो ख़त्म करना चाहता था इसलिए मैंने किया है। इसी तरह मैं इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं इसकी हाइट को थोड़ा कम करना चाहता हूँ, मान लो मैंने 34 पिक्सल की, तो इसकी हाइट देखो कम हो गई, लेकिन मैं कम से कम 34 से डबल करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे ट्रायल एंड एरर की मदद से कुछ ऐसे करूँगा, इसको छोटा बड़ा करता जाऊँगा, और मैं कहूँगा यार चलो ये बढ़िया दिख रहा है। उसी के साथ साथ मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मान लो मुझे ये कलर अच्छा लगता है, तो मैं सिंपली, मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल से सेव करूँगा, देखो कलर मेरा कुछ ऐसा आ चुका है। तो अब मेरा कलर यहाँ पर ऐसा आ गया है। अब यहाँ पर लिस्ट में हमारी CSS में बहुत तरह से प्रॉपर्टियाँ होती हैं। अब जैसे मान लो UL है, मैं उसमें लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसको चेंज कर सकता हूँ, उससे ही गोले चेंज हो जाएंगे। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, स्टाइल टाइप को मान लो मैंने सर्कल कर दिया, तो आप लोग देखो यहाँ पर जो गोले थे वो सर्कल बन चुके हैं। सर्कल तो वैसे ऑलरेडी था, लेकिन मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर बन के अब आएंगे मेरे पास। तो ये चीज़ मुझे सेट करनी चाहिए थी आइटम्स के अंदर। तो यहाँ पे कंट्रोल X करूँगा, इसको कंट्रोल V करूँगा, और यार अब ये काम कर जाना चाहिए। देखो अभी स्क्वायर हो गए सारे के सारे, तो अब ये काम कर रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर वगैरह ये कुछ ना है, तब मैं क्या करूँगा? तब मैं यहाँ पर सिंपली नन लिख दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर नन लिखूंगा देखो सारा का सारा एक खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज़ को बड़ा करूँगा, और यहाँ पर सिंपली इसको आइटम चाइल्ड ना लिख के कुछ अच्छा लिख दूंगा। जैसे मान लो मैं होम लिख दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर अबाउट लिख दूंगा। अबाउट मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसी के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा मान लो सर्विसेज, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉन्टैक्टस। मान लो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रीचस, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉन्टैक्टस। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिख सकता हूँ, कंट्रोल S से सेव कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर सारे के सारे हमारे ये आ गए, और उसी के साथ साथ मैं फालतू के जो बैकग्राउंड कलर है उनको हटा सकता हूँ। तो ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने घटिया सा लगाया था नीचे अभी अपने होवर के लिए, तो मैं इसको चेंज करके थोड़ा कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि थोड़ा सा मुझे मेरा इनलाइन हो जाए मैंने जो कलर दिया था उससे। तो मैं सिंपली थोड़ा सा डार्क इसको जिस तरह से करूँगा, कंट्रोल S से सेव करूँगा, देखो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा किया हुआ है, तो मैं इसको 1.5 करके देखता हूँ एक बार। और हाँ यार अब थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन जब मैं इसका 1.5 कर रहा हूँ होवर करने पे, तो मैं इसका कलर को ब्लैक नहीं करूँगा, मैं इसके कलर को वाइट कर दूँगा ताकि ब्लैक बैकग्राउंड में ये मुझे दिखे। तो ये देखो मैं इस पर लेके जाऊँगा एरो, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। देखो अभी थोड़ा सा ये अच्छा दिख रहा है। तो यार अभी हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब मान लो कि मैं इन सबको खड़ा करना चाहता हूँ, एक लाइन में लाना चाहता हूँ, होम अबाउट सर्विसेज रीचर्स इन सबको, तो मैं करूँगा क्या, सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। अब ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी एलिमेंट आपका किस तरह डिस्प्ले हो रहा है इस चीज़ को आप लोग को ये बताती है। तो आप लोग यहाँ पर तो डिस्प्ले को ब्लॉक कर सकते हैं या इनलाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक है। हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारा डिव है वो एक हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और स्पैन हमारा इनलाइन है। तो कभी भी आप चाहते हैं कि एक लाइन में चीज़ें दिखें तो आप लोग स्पैन का यूज़ करें, डिव का यूज़ ना करें, क्योंकि डिव कभी भी आप यूज़ करोगे तो वो नीचे एक नई लाइन में आ जाएगा। लेकिन आप ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को जो है ओवरराइड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मान लो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने ये डॉट आइटम्स के अंदर आऊँगा। हमारा जो LI है वो आइटम है, आप लोग याद रखना, क्लास इज इक्वल टू आइटम है हमारे LI के अंदर। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ पर लिख दूंगा डिस्प्ले इनलाइन, कंट्रोल से सेव कर दूंगा इसको, और ये देखो यहाँ पर हमारा आ गया है बिल्कुल एक लाइन में। लेकिन ये अभी थोड़ा ऊपर को चिपक चुका है, तो मैं एक काम करूँगा, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर को चिपक चुका है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप दे दूँगा। तो मैं कहूँगा मार्जिन टॉप, और उसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पे 50%, कंट्रोल से मैं सेव करूँगा, और मेरा तो बिल्कुल गायब ही हो गया पेज यार। तो ये क्या हुआ मैं देखता हूँ, और ये मार्जिन टॉप मैंने 50 पिक्सल देनी थी, परसेंट नहीं, तो मैंने 50 पिक्सल दूंगा। तो ये देखो ऊपर से मार्जिन मेरी टॉप से आ गई। जो ये आइटम्स है ये हमारा एक डिव है, तो मैं मार्जिन नहीं यार पैडिंग दूंगा। तो पैडिंग क्यों दूंगा, क्योंकि मैं अंदर से चाहता हूँ
मैं अंदर से चाहता हूँ यहाँ पे गैप आए, बाहर से गैप नहीं चाहता हूँ। बॉक्स मॉडल को आप लोग फिर से देख लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, ये जैसे इस पर मैं देखो मार रहा हूँ, अपना एरो लेके जा रहा हूँ, तो सिंपली क्या हो रहा है, देखो जूम इन हो जा रहा है और हाईलाइट हो जा रहा है। देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमारा अब ये नेविगेशन बार। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इसी में जो हमारा ये आइटम्स है इसमें मैं करूँगा क्या, इसकी विड्थ को 50% कर दूँगा। अब आप लोगों की विड्थ को मैं 50% क्यों कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं विड्थ को 50% करूँगा इसका एक्चुअल साइज़ देखो इतना रह जाएगा। पहले ये पूरा कवर कर रहा था हमारे ये विड्थ को, लेकिन अब ये 50% कवर करेगा। अगर मैं अब इसकी मार्जिन लेफ़्ट को ऑटो कर दूं, मैं आप लोगों को करके ही दिखाऊंगा यार, मैं इसकी मार्जिन लेफ़्ट को ऑटो कर दूं, मैं कहूँ मार्जिन लेफ़्ट को ऑटो कर दो, तो बिना देखे हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा। देखो लेफ़्ट में क्या होगा, मार्जिन लेफ़्ट को ऑटो कर दिया मैंने, तो क्या होगा कि वो पूरी जगह लेके जितनी मार्जिन है वो सब लेफ़्ट में दे देगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा एलिमेंट राइट में आ जाएगा। तो ये देखो मेरा एलिमेंट राइट में आ गया, सारी मार्जिन इसने लेफ़्ट में दे दी। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कलर को यहाँ पर रिमूव कर सकते हो, इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हो। सो गाइस, तो इस तरह हम लोग जो है काफ़ी काम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है विजिबिलिटी को हिडन करने का और क्या डिफरेंस है अगर हम लोग डिस्प्ले को नन कर दें। तो हम लोग या तो विजिबिलिटी को हिडन कर सकते हैं किसी चीज़ की, या फिर हम उसकी डिस्प्ले को नन कर सकते हैं। मान लो मैं इस वाले डिव का नाम रख दूँ क्लास 2, तो मैं इसको अगर क्लास 2 कर दूं तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी। देखो ये यहाँ पर आ गई है। अगर मैं इसकी डिस्प्ले को हिडन कर दूं, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूंगा .class2 और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा विजिबिलिटी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। जैसे मैं इसकी विजिबिलिटी को हिडन करूँगा, देखो ये स्पेस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसकी डिस्प्ले को नन कर दूंगा और विजिबिलिटी हिडन को हटा दूंगा, तो आप लोग देखना वो जो स्पेस थी वो गायब हो जाएगी। देखो वो स्पेस अब गायब हो चुकी है। तो अगर हम चाहते हैं कि एलिमेंट अपनी स्पेस को बरकरार रखे, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं विजिबिलिटी हिडन। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी स्पेस को भी खो दे, तब हम क्या करते हैं, तब हम कहते हैं डिस्प्ले नन। तो ये क्लास 2 का एग्जाम्पल एक बहुत ही क्विक एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। तो मेरा यहाँ पर आप लोग को सिर्फ यही इंटेंशन था बताने का। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ अभी और इसको क्लास ही रहने देता हूँ। आप में से कई लोग अभी शिकायत करेंगे कि यार ये कैसा नेविगेशन बार है, यार ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, इतना घटिया नेविगेशन बार। तो मैं इसको ठीक करके बताता हूँ आप लोग को, ये दिखाता हूँ कि इसको ठीक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दिखाता हूँ क्यों। मैं अपने स्टाइल में आ जाऊँगा यहाँ पर, और जो मेरा .nav था, मेरा जो .nav था उसके बैकग्राउंड को सबसे पहले ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक nav बार अच्छा लगता है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, देखो ये जो नेविगेशन बार है ब्लैक हो गया। अब ये जो कलर मैंने दिया हुआ है ये भी मैं हटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैंने कलर दिया हुआ था अपने, कहाँ पर मैंने यहाँ पर कलर दिया हुआ था अपनी बॉडी के अंदर, ये कलर वाइट कलर दिया हुआ है बॉडी का, चलो ये तो ठीक है। और नैव में ब्लैक कलर दिया हुआ है, आइटम्स में भी मैं क्या करूँगा, ये ब्लैक कलर ही दे दूंगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और ये देखो मेरा कुछ इस तरह भी दिखाई दे रहा है नेविगेशन बार। मैं इसको भी और अच्छा करूँगा, आप लोग टेंशन मत लेना। मैंने बॉडी में मार्जिन 0 दी हुई थी और बॉडी में मार्जिन 0 है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली देखूंगा कि मैं इसकी विड्थ को किस तरह कम कर सकता हूँ। और विड्थ को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपने आइटम्स के अंदर। तो आइटम्स में मैंने यहाँ पर हाइट 74 पिक्सल दी हुई है, तो मैं इसको 74 पिक्सल ना करके इसकी हाइट को थोड़ा कम दूंगा। और मान लो मैं अभी इसकी हाइट को कम करना चाह रहा हूँ, 24 पिक्सल मैं सोच रहा हूँ अभी दे दूँ। तो हाँ अभी मुझे थोड़ा सही दिख रहा है, लेकिन जो मैंने पैडिंग दी हुई है टॉप से उसको भी मैं 24 पिक्सल ही बना दूंगा, ताकि बीचों बीच आ जाए सब कुछ। देखता हूँ सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस दबाया और मैंने पैडिंग टॉप यहाँ पर दे दी है इसको 24 पिक्सल, और यहाँ पर मैं साइड से 0 दे दूंगा और कंट्रोल एस से सेव करूँगा, और मेरा जो है अभी कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसकी मार्जिन लेफ्ट को तो ऑटो मैंने कर ही दिया ऑलरेडी, विड्थ को 50% मैंने कर ही दिया है। तो अब मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आइटम्स की, या फिर एक काम करते हैं हम लोग अपने आइटम में आ जाते हैं और आइटम में थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे मैं मान लो अभी यहाँ पर 64 कर दूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर मैं भी इसको 24 ही रखूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा 44 करके देखता हूँ, और मैंने इसको 44 किया तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा सही दिख रहा है ये भी। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कंट्रोल Z करके इसको 24 ही रहने देता हूँ, और मैं अपने जो मैंने ए में यानी कि जो हमारा एंकर टैग है उसमें मैं यहाँ पर थोड़े से काम कर सकता हूँ। एंकर टैग में मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, मैं एक तो इसका कलर वाइट कर सकता हूँ कि भाई जो कलर है उसका वाइट कर दो, और उसी के साथ साथ मैं मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करूँगा। एक्स में 0 पिक्सल और वाई में मैं दे दूंगा, मान लो मैंने 16 पिक्सल दे दी, ठीक है।
कंट्रोल से सेव करूँगा और यहाँ पर देखो ये मेरी कुछ इस तरह दिख रहा है अभी नेविगेशन पर, पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। मान लो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बोलूँगा फॉन्ट साइज़ और मान लो मैं करना चाहता हूँ 1.5 ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ, तो 1.5 VW कर दूँगा। तो मैं इसको जब छोटा करूँगा तब क्या होगा, ये मेरा थोड़ा सही से दिखाई देगा। अब इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाऊँगा, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसकी हाइट में। तो मैं इसकी हाइट को ठीक किस तरह करूं, तो या तो मैं इसकी हाइट को बढ़ा दूं यहाँ पर अपने आइटम्स के अंदर। तो अगर मैं इसको 54 करता हूँ इसकी हाइट को, तो ये देखो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमारी जो मार्जिन है वो हमने जो है नीचे से थोड़ी सी कम दी हुई है, तो उसको हमको थोड़ा ठीक करना है। तो मैं काम करता हूँ हाइट को 24 कर देता हूँ और पैडिंग टॉप ना करके पैडिंग चारों तरफ से 24 की दे देता हूँ। और अब जो है मेरा नेविगेशन बार काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। लेकिन ना ये छोटा हो जा रहा है जैसे मैं इस पर माउस कर्सर लेकर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जैसे मैं इसका ए होवर करूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए होवर के फॉन्ट साइज़ को सोच रहा हूँ कितना कर दूँ, 1.5 EM तो मैंने किया ही हुआ था। मैं एक काम करता हूँ इसको 2.5 EM कर देता हूँ। तो मैं 2.5 EM करूँगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो मैं लेकर आऊँगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप लोग उसको उतना भी रहने दे सकते हैं या फिर आप लोग उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इस पर होवर करे तो इसका बैकग्राउंड कलर काला ना होके मान लो कुछ और हो जाए, फिर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मान लो इसका कलर ग्रीन चाहता हूँ मैं करना, तो मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। तो कोई भी इस पर अपना एरो लेकर जाएगा तो देखो ये ग्रीन हो गया। और यार मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट साइज यार चेंज ना ही करूँ, तो उसी में मेरी भलाई है। तो मैं एक काम करूँगा, देखो जैसे इस पर कोई एरो लेकर जाएगा ये ग्रीन होता जा रहा है। तो इस तरह के काम आप कर सकते हो। और ये जो हमारा अभी नेविगेशन बार है वो थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। तो अगर आप लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि जो हम बना रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं वो यूजलेस है और ये वेबसाइट अच्छी नहीं दिख रही है, तो आप मतलब CSS का मतलब क्या है कि आप पेपर पे कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आप उसको किस तरह एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये है हमारा CSS। असली CSS उसको आता है जो ये काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैक्स विड्थ की। अब देखो मैं अगर इसको रिसाइज़ करूँ अपनी विंडो को, मैं इसको रिसाइज़ करूँगा, ये देखो ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब अगर मैं इसको एक मैक्स विड्थ दे दूँ, एक मैक्स विड्थ पैरामीटर दे दूँ, तब क्या होगा, एक मैक्स विड्थ पैरामीटर दे दूँ तो मैक्सिमम इसकी विड्थ उतनी ही रहेगी, और छोटा करूँगा तो क्या होगा, वो छोटा होता जाएगा। सो गाइस ये वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो पाए, इसलिए मैं जल्दी से आप लोग को पोजीशन और उसी के साथ साथ फ्लोट और क्लियर के बारे में बताऊंगा। तो जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है वो आपकी स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट या स्टिकी हो सकती है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकती है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन स्टैटिक का मतलब होता है कि डिफॉल्ट पोजीशन, यानी कि जो भी अभी पोजीशन है इसकी वो हमारे एलिमेंट्स की वो स्टैटिक है। उसके बाद आता है हमारे पास पोजीशन रिलेटिव, जिसका मतलब होता है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिव अब कहीं भी हिल सकता है। तो जैसे मान लो मैं भी यहाँ पर क्या करूँ, उसको एक आईडी दे देता हूँ। मैं एक काम करूँगा, अपने इस वाले डिव को एक आईडी दे दूंगा। आईडी इज इक्वल टू, मैं इसको दे देता हूँ बॉक्स, और अब मैं इसको इसकी आईडी से टारगेट करूँगा और मैं कहूँगा जो बॉक्स आईडी है उसकी पोजीशन को कर दो, पोजीशन को रिलेटिव कर दो, ठीक है। अब मैं इसमें टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी यहाँ पर लिखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अभी टॉप 23 पिक्सल, तो आप लोग देखो यहाँ पर इसको टॉप से 23 पिक्सल की ऑफसेट मिल गई है। इस 23 को मान लो मैं 63 कर दूँ तो टॉप से इसको थोड़ी ज़्यादा ऑफसेट मिल जाएगी और ये नीचे को आ जाएगा। अब देखो ये ओवरलैप हो रहा है, और ये ओवरलैप इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी पोजीशन रिलेटिव है। अगर मैं इसकी पोजीशन को फिक्स कर दूँ तो उससे क्या होगा कि ये व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स हो जाएगी इसकी पोजीशन। तो मान लो मैं इसकी पोजीशन को फिक्स्ड कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख दूँगा इसकी जो पोजीशन है उसको मैं कर दूँगा यहाँ पर बॉटम को कर दूँगा 0, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कर दूँगा राइट को 0। और ऐसा अगर मैं करूँगा तो आप लोगों ने बिल्कुल सही एज्यूम किया। ये सिंपली क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को करके दिखाता हूँ यहाँ पर बहुत ही फटाक से। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे डिव्स लगा दूँ कुछ इस तरह, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रॉल भी करूँ, तो ये जो एलिमेंट है ये यहीं पर अटका रहेगा। क्यों अटका रहेगा ये एलिमेंट यहाँ पर, क्योंकि इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी है। तो अगर आपको किसी एलिमेंट को अटका के रखना है, कुछ लटका के रखना है एक कोने में, तो आप लोग उसकी पोजीशन को फिक्स रख सकते हैं। ऐसे काम आप लोगों को करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोग कोई चैट बॉक्स बना रहे हैं फेसबुक टाइप का, और उस तरह का अगर आप लोग काम करें तो आप लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आप लोग पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हो, पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, वो जिस भी डिव के अंदर है उसके हिसाब से उसके अंदर आप उसको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट दे सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको खुद से एक्सप्लोर करो। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँगा, कमेंट आउट करके कंट्रोल एस से सेव कर दूँगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मैंने इतने सारे डिव फालतू लगा दिए हैं इनको भी मैं हटा दूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगा। खैर वेबसाइट ऑलरेडी बहुत ही अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कम से कम नेविगेशन बार को एक आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि क्लीन वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी की। तो गाइज अभी हमारा पेज जो है वो कुछ इस तरह दिखता है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ और मैं बहुत ही सीरियसली यहाँ पर अपनी कोडिंग करूँगा। मैंने यहाँ पर मान लो लिख दिया div डॉट कंटेनर और मैं यहाँ पर div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर लिख के इसमें दो चीज़ें डालना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, एक तो मैं div डालना चाहता हूँ और मैं लिख दूँगा div डॉट फर्स्ट और एक मैं डालूंगा क्या div डॉट सेकेंड। तो उसकी मैं क्लास कर दूँगा सेकेंड। तो आइडिया क्लास कुछ भी आप कर सकते हो, मैं भी क्लास कर रहा हूँ। ऐसा अज्यूम करते हैं हमारे पास इस तरह के बहुत सारे कंटेनर हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक तो फर्स्ट को टारगेट करूँगा सबसे पहले CSS से। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा डॉट फर्स्ट और डॉट फर्स्ट का मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कर दूँगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में इसका कर दूँगा मान लो रेड कर दिया मैंने, और जो सेकेंड है उसका बैकग्राउंड मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड इसका ब्लू कर दूँगा मैं, और बैकग्राउंड इसका जैसे ही मैं ब्लू करूँगा कंट्रोल से सेव करूँगा तो आप लोग देखो ये कुछ हमारा अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी इसकी हाइट ऑफ इट सेट नहीं करी है। मान लो मैंने इसकी हाइट कर दी 45 पिक्सल, ठीक है, और इसकी भी हाइट मैंने कर दी 45 पिक्सल। तो मैं कंट्रोल X करूँगा, कंट्रोल C करना था मुझे, कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V करूँगा, और ये देखो हमारे दोनों डिव यहाँ पे दिख रहे हैं। एक ब्लू कलर का दिख रहा है हमारा और एक दिख रहा है हमारा रेड कलर का। तो इन दोनों की विड्थ को अगर मैं कर दूँ 50%, ठीक है, ये किया मैंने, और यहाँ भी इसकी विड्थ को भी मैं 50% कर दूंगा और यहाँ पर कंट्रोल से सेव करूँगा। तो ये सिंपली जो मेरे कंटेनर थे पुराने वो आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसको सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी डिस्प्ले को करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। तो मैं यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। उससे क्या होगा कि मैं इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर पाऊंगा। कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल S से सेव करूँगा, दोनों में मैंने कॉपी कर दिया और ये देखो मेरे एक ही डब्बे में आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं फ्लोट कर देता हूँ इसको राइट, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा रेड वाला डब्बा था वो राइट में फ्लोट कर रहा है और ये मेरा लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है दोनों। अब मैं अगर चाहता हूँ कुछ ऐसे एक इमेज मेरी आ जाए राइट में एक लेफ्ट में, तो इस तरह मैं जो है फ्लोट प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये जो हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी है उसको देखकर काफ़ी समझ में आएगा किस तरह आप लोग डब्बे बना सकते हैं जिसमें आप इमेज डाल सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर के जो डिव्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो आराम से। अब देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसकी पैडिंग दे दी, मान लो मैंने 5 पिक्सल, ठीक है, और बॉर्डर भी दे दिया मैंने, मान लो बॉर्डर दे दिया 3 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 3 पिक्सल सॉलिड रेड दे दिया, मान लो मैंने बॉर्डर इसका। कंट्रोल से मैं इसको सेव करूँगा और देखो रेड कलर का 2 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पर आ गया। काम करता हूँ इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, इसके बॉर्डर को ब्लैक कर दूंगा। कंट्रोल से मैंने सेव कर दिया, इसका बॉर्डर मेरा ब्लैक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसकी बॉक्स साइजिंग को कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, इससे सिंपली कुछ नहीं होगा, जो ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जा रहा था वो ठीक हो जाएगा। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से दिखाता हूँ क्या इशू आ रहा था। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं मान लो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक यहाँ पर इसने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो विड्थ थी मेरी, मैंने मार्जिन और पैडिंग ऐड कर दी यहाँ पर अपने एलिमेंट्स में, और जो विड्थ थी वो थोड़ी बड़ी हो गई और जो मेरी व्यू पोर्ट की विड्थ थी उससे पार हो गई। इसलिए यहाँ पर इसको स्क्रॉल बार ऐड करना पड़ गया इसको स्क्रॉल बार, क्योंकि इसको मेरे एलिमेंट्स को उसमें फिट करना था। तो मैंने क्या किया, कहा कि भाई देखो ऐसा है, कोई भी मार्जिन पैडिंग वगैरह मेरी विड्थ को उतना ही रखे। तो मैं विड्थ 100% बोल रहा हूँ, मतलब कुल विड्थ 100% होनी चाहिए। तो इससे हमारा ये होता है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर हाइट ऑफ ये 50 पिक्सल दी है, उसको मैं काम करता हूँ 70 पिक्सल दे देता हूँ, क्योंकि 45 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पैडिंग वगैरह दे दी है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया। तो इस तरह क्या होता है, सिंपली आप फ्लोट राइट फ्लोट लेफ्ट करके अपने बॉक्स को आराम से कहीं पे भी अलाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर जल्दी से मैं आप लोगों को फ्लैक्स बॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो फ्लैक्स बॉक्स के लिए सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया कंटेनर बना लूँगा और मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या, एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग टैग बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक H2 टैग बनाऊँगा और लिख दूँगा दिस इज़ माई फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स CSS3 में आपको मदद करता है आपके एलिमेंट्स को आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आपके पेज में फिट करने के लिए। जैसे मान लो 1 2 3 नाम के 3 बॉक्स मैं बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 बॉक्स बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर div लिखूँगा और यहाँ पर क्लास इसकी रख दूँगा माई फ्लैक्स रख दूँगा, ठीक है। तो मैं इसकी क्लास को माई फ्लैक्स यहाँ पर रख दूँगा और ऐसा करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके अंदर 3 div बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं सिंपली div into 3 यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर मेरे 3 div बन चुके हैं। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको 1 कर दूँगा, इसको 2 कर दूँगा, इसको 3 कर दूँगा और सिंपली मेरे 1 2 3 3 div यहाँ पे बन चुके हैं। देखता हूँ कैसी दिख रही है वेबसाइट। तो यहाँ पर दिस इज़ माई फ्लैक्स बॉक्स लिखा है, 1 2 3 लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक काम करता हूँ कि अभी क्योंकि मैं फ्लैक्स बॉक्स समझा रहा हूँ, इसलिए सारा का सारा जो मैंने मसाला डाला हुआ है ऊपर उसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि मेरे पेज में सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स रहे, ठीक है। थोड़ा सा देखने में आप लोग को आसानी रहेगी।
अब यहाँ पर सिंपली मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग डालूंगा। स्टाइलिंग में सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले मैं जो माई फ्लेक्स क्लास थी मेरी, मैं माई फ्लेक्स क्लास के अंदर कुछ स्टाइलिंग डालूंगा और उसी के साथ साथ मैं कुछ स्टाइलिंग डालूंगा माई फ्लेक्स के अंदर का जो डिव है उसके अंदर मैं कुछ स्टाइलिंग डालूंगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ इसको, क्या कलर दूँ बैकग्राउंड का, रेड दे देता हूँ। और जैसे मैं इसको रेड कलर दूंगा, अब देखो ये 1 2 3 तीनों को रेड कलर मिल चुका है। और उसी के साथ साथ मैं इसको बैकग्राउंड देने के बाद विड्थ और हाइट दे दूंगा। मान लो मैंने दे दी यहाँ पर 80 पिक्सल और हाइट भी 80 पिक्सल दे देते हैं, इनको स्क्वायर्स बना देते हैं। हाइट दे दी मैंने 80 पिक्सल। तो अब इसको देखते रहो, मैं बताऊंगा फ्लैक्सबॉक्स क्या होता है। आप में से लोग सोच रहे हो यार क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग बस देखते रहो, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह हम लोग इसको देखेंगे, किस तरह हम लोग इसको जो है सही से समझेंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल करके देखता हूँ। 25 पिक्सल शुड बी गुड यार, मैं 25 पिक्सल 1 2 3 यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मार्जिन दे दूँगा इसको 15 पिक्सल की दे दूँगा मार्जिन, या फिर एक काम करता हूँ 8 पिक्सल की दे देता हूँ। 15 पिक्सल मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, हाँ ठीक है। मार्जिन आ गई इसमें 1 2 3 3 बॉक्स आ गए हमारे पास, तो अभी इतना हमारा काफ़ी है। तो माई फ्लैक्स की मैं क्या करूँगा, माई फ्लैक्स में मैं डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स, ये बताएगा कि ये मेरा एक फ्लैक्स बॉक्स है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स किया और मैं अगर फ्लैक्स डायरेक्शन को अगर कॉलम कर दूँ तो क्या होगा, तो आप लोग देखो फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम करके 1 2 3 आ रहा है। अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को रो कर दूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूं, तो ये देखो मुझे रो में दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आपको अपने एलिमेंट्स हटाने हैं अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप मेरी बात मानिए। अब यहाँ पर अगर मान लो मैंने रो रिवर्स कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव किया, तो ये उल्टे हो जाएंगे। देखो ये उल्टे हो गए, इधर से स्टार्ट हो रहा है मेरा फ्लैक्स बॉक्स 1 2 3। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कॉलम रिवर्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम रिवर्स, तो देखो कॉलम रिवर्स किया तो कॉलम में उल्टे हो जाएंगे, नीचे से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3। तो आप अपने हिसाब से इसको आराम से सेट कर सकते हो। तो फ्लैक्सबॉक्स की सबसे बढ़िया बात यही होती है कि आप उसको रो कर सकते हो, रो रिवर्स कर सकते हो, कॉलम रिवर्स कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पर एक काम करूँगा, थोड़े से और डब्बे बना लूँगा। तो 3 के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 4 5 6 और उसके बाद यहाँ पर 7 और यहाँ पर मैं 8 लिख दूंगा और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर देखो सिंपली कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर अभी इसको कॉलम रिवर्स किया हुआ है, तो मैं इसको रो कर देता हूँ। मुझे रो ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले क्या होता था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी यार मुझे खुद को, कि यार जब मैं अपने एलिमेंट्स को कभी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ एक पेज में, अब देखो अभी सिंपल एलिमेंट्स को अगर मैं रख रहा हूँ और मैं रो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ तब तो क्या होगा, आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है यार जब कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं चीज़ें, यानी कि डब्बों के अंदर डब्बे आ जाते हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे डब्बे आ जाते हैं। फिर आपने ऑलरेडी कुछ CSS प्रॉपर्टी सेट करके रखी हुई है और उसके हिसाब से आप लोग को फिर अपनी आगे की और CSS प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो वहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो मैं इसको छोटा करता हूँ, मैंने इसको छोटा किया, जैसे ही छोटा किया ये देखो ये देखो ये देखो ये अपने रो में बना हुआ है, ये नीचे दूसरी लाइन में आ ही नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको फ्लैक्स यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लैक्स रैप और उसको मैं कर देता हूँ नो रैप, तो यार ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर मैं इसको नो रैप करके करूँगा रिसाइज तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रैप रिवर्स कर दूंगा तो मैं WR लिखता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करूँगा, तो देखो मैं इसको छोटा करूँगा तो ये उल्टा देखो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 रैप रिवर्स। तो देखो ये रैप रिवर्स हो रहा है। और उसी के साथ साथ अगर मैं रैप रिवर्स ना करके सिर्फ रैप कर दूँ और उसके बाद मैं इसको करूँ तो ये देखो बिल्कुल उसी ऑर्डर में आ रहा है। तो ये मैं रैप करूँगा तो ये क्या करेगा, उसी ऑर्डर में इसको रैप कर देगा। तो ये देखो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा मसीहे की काम करता है, मसीहे का काम करता है ये जो फ्लैक्स बॉक्स है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जस्टिफाई कंटेंट की। और अगर हमको कंटेंट को जस्टिफाई करना है, मान लो हमको क्या करना है, सेंटर में लेके आना है अपने कंटेंट को फ्लैक्स बॉक्स के, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एज सिंपल एज दैट। और मैं सेव करूँगा, यहाँ पर देखो सेंटर में आ गया ये। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर करना एलिमेंट को फ्लैक्स बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, यानी बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। अब मैं आप लोग को अपने HTML में लेके चलता हूँ। देखो हमारे माई फ्लैक्स के अंदर है, आप लोग याद रखना ये हमारा जो है माई फ्लैक्स के अंदर है। इसको एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा और बैकग्राउंड में किस कलर का दूँ, मान लो मैंने इस कलर का दे दिया बैकग्राउंड इसको, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कहाँ पर है हमारा। तो मैंने इसको इस डब्बे के अंदर है अभी हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट अगर फ्लैक्स स्टार्ट या फ्लैक्स एंड कर दिया, मान लो फ्लैक्स एंड कर दिया, तो
ये कुछ इस तरह दिखेगा। और अगर मैंने यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यार मैं तो जो है सेंटर का फ़ैन हूँ, तो मैं अभी सेंटर कर दूंगा इसको। मैं एक काम करूँगा अभी यहाँ पर जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट को मैं सेट कर दूंगा 200 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसकी हाइट को जैसे ही 200 पिक्सल सेट करूँगा तो यार ये ऊपर लटक रहा है और मैं चाहता था कि यार ये सेंटर हो जाए ताकि ये अच्छा दिखे। तो अपने एलिमेंट्स को वर्टिकली सेंटर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो फ्लेक्स बॉक्स में वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम्स आपको करना पड़ेगा। क्या अलाइन आइटम्स आप लोग को सेंटर करना पड़ेगा, दैट्स इट। और आप देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आप कर सकते हो उसको सेंटर, वर्टिकली सेंटर कर सकते हो और कुछ भी आप कर सकते हो। अब अच्छी बात यह है कि जो अलाइन आइटम्स है और ये जो जस्टिफाई कंटेंट है, ये दोनों सेंटर सेंटर है, या फिर आप लोग जो है फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स सेंड ये अलाइन आइटम में भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं इसको फ्लेक्स सेंड कर देता हूँ तो ये देखो नीचे आ गया, फ्लेक्स स्टार्ट कर दूंगा तो ये देखो ये ऊपर आ गया। तो यार ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फ्लेक्स बॉक्स की। और यार अब तो मैं सीरियसली बताऊँ फ्लेक्स बॉक्स ही इस्तेमाल करता हूँ और मैं आप लोग को भी बोलूँगा कि फ्लेक्स बॉक्स ही इस्तेमाल करें अगर आप लोग को अच्छी वेबसाइट्स बनानी है और आप लोगों को जो है फालतू चीज़ों से बचना है, फालतू झंझटों से बचना है। देखो अगर आप लोग डिस्प्ले वगैरह यूज़ करके, फ्लोट वगैरह यूज़ करके भी अपने एलिमेंट्स को अगर सेंटर वगैरह करते हो तो भी हो जाएंगे, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स जो है क्विकली और आपके दिमाग में जो डिज़ाइन है उसको आपको एक HTML पेज में रेंडर करने में बहुत जल्दी से आपके डिज़ाइन को आप देख पाओगे, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा। तो यार मैं आशा करता हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स समझ में आया होगा। अब यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स में आप अलाइन आइटम्स को बेस लाइन भी कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अलाइन आइटम बेस लाइन करने से क्या होगा। तो अगर आप अलाइन आइटम्स को बेस लाइन कर देते हो तो क्या होगा कि जो इसका आइटम्स हैं, जो इसका टेक्स्ट है, उसमें एक लाइन आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं इसको किस तरह मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक इनलाइन CSS डालूंगा जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, और मैं यहाँ पर डालूंगा फॉन्ट साइज़ और मैं डाल दूंगा मान लो 34 पिक्सल, ठीक है। मैंने 34 पिक्सल का फॉन्ट साइज डाल दिया तो देखो ये बड़ा हो गया 5, लेकिन ये 1 2 3 4 5 सारे एक लाइन में है। देखो सारे के सारे एक लाइन में, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है अलाइन आइटम बेस लाइन की वजह से। इसको हटा दूं अगर मैं तो ये देखो 5 नीचे आ गया, और अगर मैं इसको रख दूं मैं Ctrl Z करके Ctrl S करूं तो ये देखो 5 एक लाइन में आ गया और डब्बा थोड़ा ऊपर उठ गया। तो आप लोग जो है अलाइन आइटम्स बेस लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यार यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ एकदम क्लियर होगा। तो यार बस ये कहना चाहूँगा कि फ्लेक्स बॉक्स जो है ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और आप लोग इसको अपने वेब प्रोग्रामिंग, अपने वेब डेवलपमेंट के फ्लो में ज़रूर से इंक्लूड करना। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, एक फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को रैप करेंगे और ये देखेंगे मैं आप लोग को वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों को कभी आपकी लर्निंग को कभी नहीं रोकेगी बेसिकली। तो मैं आप लोग को वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग किस तरह कहाँ से क्या लर्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक HTML फॉर्म बनाएंगे। तो मैं भी क्या करूँगा, इसको भी कमेंट आउट कर दूँगा जो फ्लेक्स बॉक्स मैंने बनाया है, Ctrl S इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा div.myCont, myCont मतलब माई कंटेनर, और मैं अपने myCont को यहाँ पर थोड़ी सी CSS दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा .myCont। तो यार अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप myCont के अंदर CSS लिखें और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर एक फॉर्म बनाकर मुझे दें जिसमें क्या होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और इनकम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर नेम की स्पेलिंग गलत हो गई, लास्ट नेम, एज और इनकम। ये 4 चीज़ें जो है आप लोग को लेनी है इनपुट, और आपका जो CSS पेज है वो अच्छा दिखना चाहिए। उसमें आप लोग को होवर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, उसमें आप लोग को अपना जो बॉक्स है उसमें आउटलाइन का इस्तेमाल करना है। आप लोग को आउटलाइन देनी है उसमें अच्छी सी, जैसे कोई क्लिक करे उस तरह का करे, आपको इफेक्ट्स लेकर आने हैं। और मैं जो है नीचे जितने भी लोग चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेंगे सबको एक एक दिल दूंगा, और उसी के साथ साथ आप लोग जब मुझे सॉल्यूशन पोस्ट करके देंगे तो मैं आप लोग को फीडबैक दूंगा कि आपका सॉल्यूशन कैसा था। तो यार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना सबसे पहले। अब यार CSS का कोर्स जिसको भी चाहिए वो मुझे बता देना नीचे, मैं CSS का पूरा एक फुल कोर्स ले आऊँगा जिसमें मैं करीब जितने भी मतलब लगते हैं वीडियोज़ में बना के आप लोग को सारे एक एक टॉपिक डिटेल में समझाऊँगा। उससे क्या होगा कि आपकी CSS जो है मास्टर हो जाएगी। मैंने ऐसा काम किया अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखो तो वहाँ पर मैंने पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स की एक पूरी सीरीज़ बना के खड़ी की हुई है, और वहाँ पर एकदम एक एक चीज़ सारे टॉपिक्स मैंने लिए। इससे पहले मैंने लर्न पाइथन इन 1 वीडियो बनाया था, उस पर बहुत सारे शेयर्स आए, लोगों ने शेयर किया तो मैंने इसलिए पूरा कोर्स बना दिया। इस वीडियो पे भी अगर शेयर्स आएंगे, लोग शेयर करेंगे, आप अपना शेयर अगर एक कर दोगे अभी तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी एक कोर्स देखने को मिल जाए CSS का। तो अगर आप लोगों को फुल कोर्स चाहिए CSS का तो मैं जो है आप लोग को बना के दे दूंगा वीडियोज़ सारे के सारे, और आप लोग को इसी चैनल पर मिलेंगे। इसलिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना अगर आप लोग वो वीडियोज़ देखना चाहते हो। और यार ये एक्सरसाइज को सॉल्व ज़रूर से करना। अब CSS में आप
लोग कहाँ से पढ़ोगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSS रेफरेंस। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर CSS रेफरेंस लिखूँगा तो 2-3 चीज़ें मेरे पास आ गई। एक तो W3 स्कूल्स आ गया, एक ये आ गया CSS reference.io, और मैं CSS reference.io को भी यूज़ कर सकता हूँ। और इसमें क्या है कि इन्होंने सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग इस पर क्लिक करो और ये मुझे काफ़ी अच्छी वेबसाइट दिख रही है। हालांकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट आप लोग ट्राई करें। और सिंपली आप लोग को CSS रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, CSS याद रखने की चीज़ है ही नहीं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, W3 स्कूल से एक है, उसको आप खोल सकते हो। खोल के उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, एक एक चीज़ आपको दी हुई है। CSS में आप जाओगे और उसके बाद आप लोग खोल सकते हो, यहाँ पर टेबल्स ये वो सब चीज़ दी हुई है इन्होंने। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने कवर यहाँ पर नहीं की है इस वीडियो में, और मैं वो कोर्स जब लेकर आऊँगा CSS का तब कवर करूँगा। लेकिन उसके आने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से शेयर करें। जैसे ही इस वीडियो पर करीब 100-200 शेयर्स आ जाएंगे तब मैं CSS का कोर्स पर काम करना स्टार्ट कर दूँगा, उसी दिन से, राइट फ्रॉम दैट डे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग शेयर करें इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे तो मैं जल्दी से लेकर आऊँगा वो कोर्स CSS का। सो यार मुझे ज़रूर कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, और क्या आप लोगों ने इसको फुल देखा वीडियो को या नहीं। तो जितने लोगों ने भी फुल देखा वीडियो को मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि हैरी भाई वीडियो फुल देखा है। उससे क्या होगा, एक स्पेशल मैं आप लोगों को शाउट आउट दूंगा कमेंट सेक्शन में नीचे। और आप लोगों को इतना लिखना कि हैरी भाई फुल वीडियो देखा है, ये शब्द लिखना, हैरी भाई फुल वीडियो देखा है। उससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार आपने यहाँ तक आप आए हो वीडियो में, और आपका डेडिकेशन लेवल मुझे पता चल जाएगा। और आप लोगों से मैं बस यही कहूँगा कि यार आप लोग शेयर करो वीडियो को, ताकि मैं जल्दी से आप लोग के लिए कोर्स लेकर आऊँ। और इस वीडियो को लाइक कर देना, और सारे के सारे रेफरेंसेस मैंने आप लोग को बता दिए हैं। और यार कोर्स आएगा जब CSS का, तब और मैं आप लोग को बताऊंगा। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों ने सीखा होगा CSS, और आप लोग जल्दी से डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट्स को। एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि मैं वेब डिज़ाइनिंग के छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को इस तरह का ये हैमबर्गर आइकन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एनिमेशन CSS में 3D रोटेशंस, 2D रोटेशंस, वो सारी चीज़ें मैं आपको इम्प्लीमेंट करके कुछ बनाकर दिखाऊंगा। तो उसकी मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि कभी भी आ जाएगी वो वीडियो। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।